Hi guys, Iman, Momin. welcome to another exciting episode of What's the 4 on 1? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया, जहां ईमान ने और मैंने ईद की दोनों फिल्मों को रिव्यू किया। हम दोनों सवार थे भाई एक तेज गाम एक्सप्रेस में, तो करती जा रही थी फुल स्पीड में। बहुत सी बातें हुई, बहुत से ओपिनियंस, बहुत सी तकरार, बहुत से वार। तो लोगों ने बड़ा पसंद किया हमारे जज्बाती अंदाज को, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि आप लोग थोड़ा तेज बोल रहे थे, जो एहसास हम भी हो गया था शो के बाद, और काटा गया। मैंने ईमान को ज्यादा काटा। वो मैंने तो अपने पॉइंट्स में जो लगा हुआ था वो मैंने कहा था मैं दूसरे को बोलने नहीं दूंगा, तो लोगों ने कहा ईमान को भी बोलने दे, हम उन्हें भी सुनना चाहते हैं। उसको भी तो समझो, उसकी भी तो फीलिंग्स है। अच्छा, शो के बाद में खुद एहसास हो चुका था। हाँ, तो कि थोड़ा हम जरा तेज बहुत ज्यादा बोले, बहुत हाइपर हुए थे। बहुत कुछ था कहने को। पूरा आईपैड निकला लास्ट वीक मेरा, जहां पे इतने ज्यादा पॉइंट्स थे, बहुत कुछ था। लोगों ने हमारे आईपैड भी बड़े पसंद किए, हाँ। इतने स्लीक लग रहे हैं, cool। टेक सेवी लग रहा है। हाँ। अच्छा, मैंने सोचा कि आज भी आईपैड्स को शामिल किया जाए। ईमान का हाथ का मसला है, लेकिन आईपैड पे ना मजा बेशक आता है, लेकिन जो मजा इस पे है ना, मुझे पॉइंट्स लिखने का, कि मेरा जल्दी से हाथ सही हो, मैं लिख सकूं, क्योंकि आईपैड पे बिल्कुल बहुत बोरिंग से पॉइंट्स होते हैं। सारे ऐसे लग रहा है पता नहीं कौन सा अपनी स्क्रिप्ट पढ़ी हूं या कोई बुक का मतलब समझ कर रही हूं। यहाँ पे कहीं उधर कर दो उसके सब पॉइंट, ये एक क्यू कार्ड उसका मतलब वो थोड़ा ये मुझे ऑफ लगता है। बट खैर ईमान, सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक के शो की फीडबैक की, जिसकी मैंने शुरुआत कर दी थी। तो क्या रही फीडबैक? लोगों ने हमारे रिव्यू को बहुत ज्यादा पसंद किया कि हम कितने ऑनेस्ट थे। लोगों को लग रहा था कि हम लोग बातें जरा दबे दबे अल्फाजों में करेंगे, शुगर कोट करेंगे। बहुत से लोग मुझे कॉल भी किया, कहा कि हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप झूठ बोलेंगे, आप बहुत ही इंडस्ट्री वाला रिव्यू देंगे। बहुत ही डीएम भी लोगों ने किया मुझे बात को, मैंने इंस्टा पे पोस्ट भी किया था। बट गैलेक्सी हमेशा भाई ऑनेस्ट बात करेगा, सच रिव्यू करेगा, तो हमने वही किया। पहले मैं एक सेगमेंट भी करता होता था सच रिव्यू, उसको हमने फिर खत्म कर दिया। कहीं ना इंडस्ट्री के हालात थोड़े फीके जा रहे थे, तो वो फिर थोड़ा डिले करता रिव्यू में कि जरा सपोर्ट मिले। और फिर होता था कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बहुत सी बातें आपको आंखें बंद करके देखनी पड़ी थी। वो तो मान कहने की पता, वो एक फैक्ट अभी भी है कि इंडस्ट्री के हालात थोड़े बुरे हैं, तो हम इंडस्ट्री कोशिश के करते हालात हैं जरा सही सपोर्ट करें, जरा पुश करें इंडस्ट्री को। बट हाँ, जहाँ पे कुछ गलत है, कुछ बुरा है, उसको बताना भी चाहिए, कहना भी चाहिए कि झूठ किसी को फायदा नहीं पहुंचाता इन द लॉन्ग रन। जैसे एक हवा चली थी जरा कि एक ही तरह के रिव्यूज आते हैं, बहुत परफेक्ट फिल्म है, बड़ी अच्छी फिल्म है, मतलब कि अच्छे बुरे दोनों पॉइंट्स करने चाहिए, तो वो थोड़ा सा होता है कि एक पॉइंट्स को मेंशन करना चाहिए, ताकि वो लोग भी सीखें और उस चीज पे कर सकें, तारीफ भी करनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा आप लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, कटीले वार कर रहे हैं। कटीले वार देखने तो देखें एक और रिव्यू जो हुआ है उमर आदिल का। उमर आदिल ने किस तरह क्या बातें की हैं। चूचू का मुरब्बा बना के उसका नाम रखा लव गुरु। वो बहुत ज्यादा ना, वो तो हमेशा खैर एक नंगी तारी होते हैं, गंदा अंडा अच्छा के शो का नाम है। तो वैसी बातें करते हैं, बट आई फेल्ट कि उनके पॉइंट्स कुछ बहुत वैलिड थे। उनके कहने का अंदाज बहुत ही अजीब सा था। हाँ, वो जो उनके फ्रेजेस थे, जो तरीका था बात करने को, बहुत गंदा। एक बात बोली रमशा और माहिरा वाली, वो बड़ा सही, उनका बड़ा वैलिड पॉइंट था। वो कहती हैं कि नए फ्रेंड को मेरे यहाँ लेकर आओ, लेकिन जो लव्स भी कहा कि यार का यार दा दल्ला हुंदा है। और जो वो भी मतलब कि वो वर्ड्स वगैरह गलत थे, वरना पॉइंट मेरे माइंड में भी नहीं आया था कि वैसे सही बात है। अगर आपकी क्लाइंट है, अपनी क्लाइंट को अपने दोस्त के घर जाके क्या माहौल पूरा बन रहा था। क्लाइंट को एक ऐसी लड़की के घर जा रही है जिसकी नीयत का उसको पता है। थोड़ा सा प्रोफेशनल वाला वो होता है कटीला रिव्यू, वो होता है अग्रेसिव वो होता है कि आप बिल्कुल प्रॉपर जाती अटैक करो, तो एज पता नहीं क्या कुछ। हीरोइन जो है खासी उम्र को पहुंच गई है, मगर दोशीजा है, बहुत ज्यादा कर रहे थे, इतना ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं वो ओवरबोर्ड चले गए। कुछ पॉइंट्स जहां पे सही थे, कुछ वो जगह बहुत ही बह गए कि बस मैंने हर चीज में कुछ ना कुछ क्रिएट टाइप निकाल लिए, तो ये सब कुछ हुआ। उसके अलावा आपने मम्मी जो कहा था मायरा का टब वो था उनके कमरे में, वो मुझे नजर नहीं आया था। टब था, मुझे टब की शेप भी याद है, ऐसे था टब। अच्छा, मतलब पिक्चर लो आप उस चीज की कि चलो हम रिव्यू में डालेंगे। टब वाली बात मैंने तो कहा था कि इतनी मतलब कि अजीब नहीं रही। अच्छा, मेरे लिए बहुत अजीब कुछ देर पहले एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पे, पता है यूट्यूब पे वो घरों के आते हैं, दिखाते हैं, वो जो होते हैं रियल एस्टेट वाले के घर का टूर कराते हैं भाई। तो उसमें एक घर था जिसमें ना बाथरूम बेडरूम के साथ था और कोई दरवाजा नहीं था, कोई शीशा नहीं था। तो लोगों ने बड़ा कहा था ये क्या बात हुई भाई कि इसमें शीशा नहीं, बाथरूम में दरवाजा नहीं है। उसके बाद एक घर आया जिसमें टब अंदर था, कमरे के अंदर था टब। बहुत ही अजीब सा फ्लॉट सा कॉन्सेप्ट है, क्या मतलब टब अंदर रखना। इसमें भी ना मुझे याद है जो टब था ना, वो सब टब था। मतलब एक होता है ना कि बाथरूम साथ तो मतलब कि कोई दरवाजा नहीं, वो नहीं, इसका टब कमरे के अंदर पड़ा हुआ था। और खुद ही सोचो आप कैमरे पे लेकर, फिर भी आपके दिमाग में नहीं टब भी है इस कमरे में, मतलब ये तो एक्स्ट्रा नेक्स्ट लेवल था कि टब भी था वहां पे। ऐसे वाला टब था वो ना, जो पुराने जमाने का। अच्छा, मुझे पता नहीं, मेरे माइंड में से लगे फर्नीचर वगैरह पड़ा हुआ है, मैंने टब नहीं नोट किया कि वो टब है। सोचो हाँ, मॉडर्न टब था, लेकिन शेप उसकी इस तरह से थी,
अच्छा खैर, उसके अलावा लोगों ने कहा कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, और जो मुझे आए थे वेट गेन वाले सारे कमेंट्स नीचे, लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि इट्स ओके, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मेरी जर्नी बहुत लंबी चली है और ऊपर नीचे होती रहती है, और अभी मैं यही कहूँगी आफ्टर माई फ्रैक्चर के इट्स ओके। वाली बात नहीं है, नॉर्मल बात है, आपको क्रैश डाइट्स नहीं करनी चाहिए, आपकी हेल्थ कम्स फर्स्ट, सबसे पहले आपके अंदर सेहत होगी तो आप कुछ भी जिंदगी में कर सकोगे। वही चीज आपकी 1 साल लग जाएगा, वरना आप जल्दी जल्दी करते हो 3 महीने में कर लेंगे, तो साल लगा लो, आपको बहुत जिम क्लास टुडे, यस जिम क्लास टुडे करें, आपको बहुत देर में ऐसी ही नजर आऊंगी मैं, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बेबी स्टेप्स की, मेरी हेल्थ भी ना उसमें कॉम्प्रोमाइज हो तो इस तरह होगा, तो यस धीरे 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 धीरे, धीमा 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 धीमा। और की फीडबैक है मान? और नहीं है कोई। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको एक टाइम में अंदाज में मिल सके। बहुत ही आज का लोडेड शो है, बहुत ही पैक शो है, बहुत सी बातें, एक्सक्लूसिव खबरें हैं, फिल्मों की बॉक्स ऑफिस की बात है, कुछ ब्रेकअप्स की बात भी है, बहुत कुछ है आज। तो आई थिंक शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अभी बात करते हैं जो हमारा टाइटल भी शो का है, जो इत्तेफाकन लास्ट वीक हम लोग शो करके उठ के उधर गए थे, इस कमरे में साथ खबर आ गई थी। लास्ट वेडनेसडे रात को आई थी, 12-1 बजे करीब, बहुत लेट आई थी, बहुत लेट आई थी। क्या टाइम बात हम कर रहे हैं आसिम अजहर और मीरब अली के ब्रेकअप के बारे में। इनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी तो मंगनी टूट चुकी है। मतलब कि नॉर्मल होता है ना कि हम ब्रेकअप्स की बात करते हैं, रिलेशनशिप्स तो होते हैं, यहाँ पे जरा एक लेवल ऊपर था, एक मंगनी थी, फैमिलीज इन्वॉल्व थी, और बहुत देर से इनकी शादी की बात भी चल रही थी, बहुत सी वीडियोस आती थी शादी कब होगी, कभी आसिम मैंने भी पूछा था, याद है लक्स अवार्ड में 2 साल पहले की बात है। अच्छा मेरे बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आसिम और आप कब आप लोग यू मेकिंग थिंग्स ऑफिशियल। I think for that we'll have to contact our parents. अम्मी अब्बू से राब्ता कीजिए, हमारी ट्रेनिंग अच्छी हुई है। क्योंकि वो मंगनी इतनी लंबी चल गई है, इतनी लंबी वैसे मंगनियां नहीं चलानी चाहिए, इतनी लंबी मंगनी चली, हर दफा पूछते थे, जो भी पूछते थे वो शर्माते थे कि आप 2025 में शादी करने वाले हैं। हमारी फैमिलीज जो डेट डिसाइड करेंगी वगैरह वगैरह। It's always been up to my parents, my partner's parents. तो करते करते बहुत टाइम हुआ। तो अब आसिम अजहर ने अपनी पोस्ट लगाई इंस्टाग्राम स्टोरी पे, जहाँ उन्होंने अनाउंस किया कि भाई अब ये रिश्ता खत्म हो चुका है। हमारा पोस्ट पढ़ना चाहेंगी? आसिम ने कहा, सलाम एवरीवन, वी होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, वी वांटेड टू टेक अ मोमेंट टू शेयर समथिंग पर्सनल एज वी बिलीव वी ओ दैट टू दोज़ हु हैव सपोर्टेड अस, फैंस, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थॉट एंड रिफ्लेक्शन, मीरब एंड आई हैव चोजन टू मूव फॉरवर्ड ऑन सेपरेट पाथ्स पीसफुली एंड म्यूचुअली while we shared meaningful moments and genuinely hoped for a future together. Life sometimes takes its own course. We have the utmost respect for each other and the families involved and always will. We kindly ask for your understanding and privacy during this time and hope that this is met with the same grace with which it is being shared. Thank you for your continued support. अच्छा ईमान, जो आपने ये फर्स्ट टाइम पोस्ट पढ़ी, मैंने बताया आपको, आपका पहला रिएक्शन क्या था इसको लेके? पता नहीं, it felt like I knew this was coming and I was kind of happy क्योंकि मुझे दोनों की पर्सनैलिटीज बहुत डिफरेंट लगती थी स्टार्ट से। मुझे लगता था कि इससे बेहतर कि आपकी शादी और बाद में मसले आए, इट्स बेटर कि पहले ही रियलाइज करके आप उसको खत्म कर दो। बिकॉज़ ऑनेस्टली कहीं ना कहीं ये बात है जो मैं कुछ लोगों के कमेंट्स देख रहा था, लोग भी कहते हैं कि वी weren't surprised, we saw this coming। कहीं ना कहीं ना एक बात लग रही थी सबको, हमें भी लग रही थी, आपको भी लग रही थी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक कश्ती है वो जा रही है बट वो कहीं नहीं जा रही, इट्स गोइंग नोवेयर, बस वो चल रही है, चली जा रही है। एंड मुझे भी इसको देख के मुझे लगा कि हाँ चलो एक तरह से बेशक एक मुश्किल वक्त है, यू नो एक बॉन्ड होता है, एक इतने सालों से आप साथ हो, इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन शादी नहीं हुई उस तरह से, तो आप दोनों आजाद हो अपने रास्ते जाने के लिए, एंड दे आर बोथ यंग सो दे कैन रिकवर फ्रॉम दिस। और बेहतर होता है कि और चीजें वर्स होने से पहले आपका आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ म्यूचुअली इस चीज को खत्म कर दो। जब ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था तब भी बड़ी बात हुई थी, बिकॉज़ आसिम की जिंदगी एक पब्लिक फिगर है एंड कहीं ना कहीं उनकी डेटिंग लाइफ बड़े एक पब्लिक चर्चा में रही है। तो पहले उनका और हानिया का जो एक रिलेशनशिप था, एक बॉन्ड था, सब बड़ा पसंद भी करते थे, बड़े क्यूट से थे, उनकी फोटोज वगैरह आ रही हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और उसके बाद जब when things ended तो वो बड़ा एक बुरे नोट पे सब कुछ एंड हुआ था और बहुत से मीम्स आ रहे हैं, ये हो रहे हैं। और तब क्योंकि हाने भी उम्र में छोटी थी, आसिम में छोटे थे, तो कहीं ना कहीं शायद तब इतनी आपको मीडिया ट्रेनिंग कह लें, प्रॉपर किस तरह इस चीज को लेकर चलना है, तो वो बहुत ज्यादा मस्ती भी हो रही थी, जोक्स भी क्या कर रहे थे, और कहीं ना कहीं बात बिल्कुल ही कुछ और खुले में बीच में हाने उनकी कॉन्सर्ट भी चल जाती थी और कुछ ना कुछ चल रहा था। पहले की बात करूं, याद है बिल्कुल स्टार्टिंग में आसिम ने एक पोस्ट की थी ट्विटर पे, हानिया कुछ करी है, कमेंट करी है, कुछ तो बहुत ज्यादा इस तरह की बातें हो रही थी। उसके बाद इन ऑल ऑफ दैट मैस एकदम से खबर सामने आती है कि भाई आसिम एंड मीरब कहीं की maybe seeing each other, और बाद में इवेंचुअली मंग की खबर सामने आ गई। और तब भी सब लोगों ने ये कमेंट किया था कि भाई बहुत जल्दी है कि प्रॉपर एक प्रॉपर रिलेशन जिसमें इतना कुछ प्यार है, सब कुछ है, वो इतनी जल्दी खत्म हो गया, फौरन आप किसी और चीज में जा रहे हो तो वो रीबाउंड वाला है। मीरब का तब ये बात सबने भी की थी क्योंकि मीरब आसिम हानिया एक ग्रुप था पूरा, उस ग्रुप में कहीं ना कहीं हानिया मीरब का छोटी बहन भी देखती थी और पूरा एक दोस्तों का ग्रुप था, और वहां पे
आसिम और मीरब का जब हुआ फिर मंगनी भी हो गई, तो वो लोगों को लगा कहीं नहीं कि क्योंकि जो आसिम की अम्मी है और जो मीरब की अम्मी दोस्तें भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी बहुत ज्यादा दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं, तो उन्होंने फौरन उसको बॉन्ड में कर दिया। तभी हल्का सा एक बात ही आई थी कि भाई क्या ये दोनों ये चाहते हैं, क्या ये माएँ चाहती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता दोनों का बॉन्ड लोगों ने देखा, दोनों क्यूट थे, बर्थडेज वगैरह मना रहे हैं, एक बॉन्ड दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं एक बात जैसे ईमान ने मुझे आधे बात बहुत पहले मुझे बोली थी कि मैंने नहीं मानी थी बात, क्योंकि लाइक आई रियली लाइक आसिम अजहर, तो मैं एज अ फैन बहुत ज्यादा इंटरव्यूज वगैरह देख रही होती हूँ, मीरब का भी मैं फॉलो करती, तो आपको पर्सनालिटी से आइडिया हो जाता है कि कौन कैसे। मैं फिर मुझे लग रहा है बहुत तेज बोल रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बोलूंगी, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था। मैंने तब भी मोमेंट को कहा था, तो फिर इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता मोमेंट भी मानने लग गया था कि हाँ मुझे भी लगता है कि इनका, इसलिए आई फील लाइक जो ब्रेकअप हुआ है ये बड़ी अजीब बात है। दिस इज वन ऑफ दोस ब्रेकअप्स जहां पे आई फील लाइक आफ्टर पॉइंट इट्स समथिंग दैट वी शुड ऑल बी हैप्पी कि दोनों आई फील लाइक अपने अपने रास्तों पे जा सकते हैं। कहीं न कहीं एक बात थी, ऐसा लग रहा था कि दोनों बंधे हुए हैं एक चीज में। और इवन जब लास्ट ईयर आसिम की एल्बम आई थी, आसिम ने जो गाना मीरब को डेडिकेट किया था, वो गाना भी यही था कि हमारी लड़ाई होगी, एक और मौका दो, हम लोग इस दफा अब लड़ेंगे नहीं। वो भी बड़ा सैड सा गाना था, क्या तुम मेरे बगैर मुस्कुराती हो गया, तुम मेरे बगैर ये करती हो। नहीं, वो दूसरा गाना था। अच्छा। मैं प्रॉपर फॉलो करती हूँ, हानिया वाला आई थिंक क्यों था, क्यों तुम वादे करके बहके क्यों हम, और ये वाला दूसरा था कि मेरे बगैर क्या तुम हंसती हो, मेरे बगैर क्या तुम ऐसे होती हो, तुम्हें मेरी शक्ल नजर नहीं आएगी, तुमने कहा था चेहरा मेरा कहीं दिख ना पाए, तुमने मुझे ऐसा कहा क्यों कहा। तो लाइक वो तब भी थोड़ा एक गिला शिकवा चल रहा था, तो तब से थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। बट इट्स बेटर कि आप पहले, उसमें फिर से वही कहूंगी, पहले पता चल जाए और पहले खत्म कर दो, तो वो बेहतर ही होता है। कितनी ऐसे मजे की बात है, अजीब बात भी है कि उनके सारे जज्बात गानों में आते हैं और आपको पता चल जाता है। सब का नहीं पता चलता है, इनकी पता नहीं क्यों, क्योंकि लव लाइफ बहुत आउट देयर इन द ओपन थी ना। टेलर स्विफ्ट का भी वही होता है, टेलर स्विफ्ट तो नाम ले लेके बताती है कि मेरी इसकी कहानी इस गाने में, इसकी कहानी इस गाने में। आसिम का किस्मत से हुआ कि जो हुआ भी था। मुझे किसने डीएम किया मुझे भी ना कल कि ये गाना इमेजिन की वीडियो थी, तुझे मैंने भेजी थी, तो उसको मैं देखा था, तो वहां पे ना वो गाने को डायसेक्ट कर रहे थे, एंड एवरी लाइन, इसमें जो लाइन है ना, तेरी खता तो काटूं मैं सजा क्यों, आई थिंक दैट एक्सप्लेन्स द होल सॉन्ग। वो लगा था कि लाइन मतलब समझ रहा था मैंने वफा भी की, मोहब्बत भी की, तुमने मुझे तंग किया और तुम ही नाराज हो। अब मसला है कि जिनको हमें पता है कि क्या हुआ, तो उसने भी गाने की एक एक लाइन लग रहा है, अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बट मोस्टली लोग। अच्छा, एक बार मुझे ईमान ने बहुत अच्छी बात याद की मुझे कि हानिया आसिम का जो रिश्ता था, जब वो एंड हुआ तो वहां पे बहुत से इल्जामात लगे थे कि ये बुरा वो बुरा। एग्जैक्ट बात क्या, एग्जैक्ट कहानी क्या, किसी के सामने पब्लिकली नहीं आई, बिकॉज़ बहुत से रिश्ते इस तरह भी होते हैं, पब्लिक परसेप्शन और पीछे की बात कुछ और होती है। इस केस में पब्लिक परसेप्शन आधे हुए थे, उसने काट दिया, उसने कटा दिया, पता नहीं दोनों ऐसे लगे होते हैं, बट पीछे कुछ और हुआ था। तो उस वाले केस में इसलिए गानों का ना कहीं ना कहीं पता है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, वरना शायद सबको हर गाने का मतलब ना पता चले। खैर, उसके अलावा आगे थोड़ा आज के वक्त में आ जाएं, जब इन्होंने पोस्ट वगैरह की, उसके बाद क्या हुआ, आसिम ने जब स्टोरी शेयर की तो मुझे था मीरब का भी देखते हैं, मीरब क्या स्टेटमेंट करती है। मीरब ने कोई स्टेटमेंट ही नहीं शेयर की, जो मुझे अजीब लगा, क्योंकि आई फील है कि हर फैन एक्सपेक्ट करता है कि उनको भी क्लोजर मिले दोनों साइड से। आसिम का था ना अस अस था, वी अस अस अस, बट फिर मीरब कहना, मीरब ने उसके बाद अपना हॉट सा बिहाइंड द सीन्स वाला स्लाइडर फेंक दिया अपने शूट का, खुशहाल के साथ इधर उधर मस्तियां कर रही हैं, बहुत प्यारी लग रही है मीरब उसमें, बहुत हॉट शूट है उसमें, जिसने भी मीरब की स्टाइलिंग की है ना, गर्मी भी है, पसीने भी हैं, और बट मीरब का जो मेकअप शेकअप किया हुआ है, जो हेयर स्टाइल, जो सारी स्टाइलिंग है, वो बहुत ऑन पॉइंट है। मीरब को मैंने बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज में देखा, और मीरब उसके बाद बहुत से स्लाइडर्स लगाने को, उन्होंने वो गुड नाइट वाली पोस्ट की थी, उसमें भी एक स्लाइडर था, और पीछे गाना लगाया हुआ फरीबी, लैला को लगता हूँ मैं फरीबी, हाँ फरीबी, लैला को लगता हूँ मैं फरीबी, थोड़ा सा वो डॉन्ट करी कि दुनिया को लग रहा है मैं फरेबी हूं, बट मैं नहीं हूं, क्योंकि वो अब स्टोरी भी लगा रही हैं कि जब तक आपको मेरी साइड द स्टोरी नहीं पता, अल्लाह आपको पता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा बिफोर वी मूव अहेड, ये ब्रेकअप में देयर इज नो ड्रामा, there's no one to blame, there's no story, ना वहां पे बुरा ना यहाँ पे बुरा, कुछ भी नहीं है, म्यूचुअली डिसाइड किया कि नहीं बन रही है। और पता नहीं, लेकिन मीरा पता नहीं ऐसे क्यों कर रही है। मीरब का ये कि मीरब ने बिल्कुल अपना दिखाया कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं फर्क नहीं पड़ा। मीरब की आपने स्टोरी देखा था एक कि किसने कहा ना कि अपनी साइड स्टोरी बोलो, as long as Allah, मतलब God knows, God दिखा रहा है उस पे, जो भी God knows, you know, तो ये बातें आई डोंट नो, ये बातें साइड स्टोरी है ही नहीं ना, तो वो थोड़ा ड्रामेटिक हो रहा है। वन साइड खत्म हो गया एक चीज, and that's about it. हाँ. टाइमिंग थोड़ी इसकी आप क्वेश्चनएबल कह सकते हैं कि कहीं नहीं कि अभी मीरब की नानी पास्ट हुए, तो वो मीरब ने पोस्ट भी किया था इंस्टाग्राम पे, और बीच में आसिम का ये आ गया पोस्ट, मतलब अगर मीरब साथ अपने वो एंजॉय वगैरह भी कर रही है अपनी, यू नो, पता नहीं अभी वो थोड़ा नहीं पता। मीरब मरी अभी गई थी, इसके बाद ही गई हुई है ना। हाँ आई थिंक सो, अब पता नहीं कुछ लोग इंस्टा पे पोस्ट करते हैं, गाना भी गाया है वो वाला। हाँ
तो वही कह रहा हूँ, इट्स अ बिट ऑल ओवर द प्लेस। खैर उसके बाद एक कॉन्सर्ट हुआ एज ऑलवेज, जब आसिम अजहर का कॉन्सर्ट हो और लोग नारे ना लगाएं कैसे मीरा मीरा। मुझे वो याद आ गया हमारा शो। अच्छा मैं खुद भी हमारा शो देखी था, हमने इतना उसमें बिखरे बिखरे से हमने इतने नारे लगाए थे। आसिम दे नारे बजणगे, मैं बोला आसिम बोलो अजहर, आसिम अजहर आसिम अजहर आसिम दे नारे बजणगे, आसिम मैं बोला आसिम तुसी बोलो अजहर, आसिम 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 आसिम। क्योंकि उस वाले कॉन्सर्ट में ये होता सब हानिया और मीरब चांट कर, तो हमें था कहीं ना कहीं आसिम को भी होना चाहिए। हमने इवॉल्व किए हैं, विद टाइम ग्रो किए हैं, हम बहुत बिखरे थे, बहुत मस्ती की हमने बहुत मस्ती की, जबकि वो भी ब्रेकअप वाला पॉइंट था, लेकिन हमने बहुत उसको हंस के किया था। मेरा बहुत हानिया 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 हानिया। बट आई गेस लोग वो भी एंजॉय करते हैं कि एक दोनों फ्लेवर होना चाहिए। खैर तो लोगों ने नाम लिया मीरा मीरब, तो आगे से आसिम ने बड़ा अच्छे तरीके से इसको डील किया कि दूसरों के नाम ना लें, फैमिली होती हैं वो परेशान होती हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आसिम भी जब आप आओगे कॉन्सर्ट पे और सबको बोलोगे हैप्पी बर्थडे बोलो मेरी बंदी को, ये कैमरा ठीक है, सारी ऑडियंस हैप्पी बर्थडे बोलेगी तो फिर उन ऑडियंस ने कभी मीरा मीरा भी तंग करना है। अब प्यार भी अगर आप उनसे ले रहे हो तो फिर थोड़ा थोड़ा मस्ती भी करेंगे वो। तो वो आसिम का रिएक्शन देखना चाहते थे कि आसिम क्या मस्ती में बोलेंगे। लेकिन पता है नाम वाली बात तो बाहर के हम अक्सर कहते हैं कि हमारे लोग सिविलाइज नहीं है, ये तो बाहर भी होता है ना। और प्रॉपर एंगेजमेंट हुई है वगैरह सब कुछ हुआ है तो थोड़ा सा आना ही था। मीरा वहाँ पे वो पोस्ट वगैरह लगा रही है तो थोड़ा सा होता है। टेलर तो सारे टेलर के हक में होते हैं, सारे जाके दूसरों को रोड़े मारना चाहते हैं जिन्होंने टेलर के साथ ब्रेकअप किया, वो टेलर को साइड क्यों करेंगे। आर्मी है वो तो स्विफ्टीज कहते हैं, आओ हम कत्ल करें जो हमारी स्विफ्टी हमारे टेलर के साथ कुछ करेगा। तो उसकी तो बड़ी स्ट्रांग है वो आर्मी, तो वो ऑब्वियसली क्यों करेंगे। अब वही मैं कहती हूँ आसिम को पहचान के तंग करते हैं। टेलर के साथ हमसे जाती होती है, कभी टेलर बुरी नहीं होती होंगी बीच में, वो हमेशा जाती होती उसके साथ एज पर हर साइड ऑफ स्टोरी। इनके हर गाने में कुछ ना कुछ गलती हो रहा होता है ना। हाँ वैसे तो बाहर का भी इस तरह ये देखा है। अब सेलेना गोमेज का जो है उसको मतलब हर जगह ऐसे होता है। सेलेना गोमेज को फिर सब प्यार दूंगी जस्ट मैं टीम सेलेना हूं, मैं हेली के साथ नहीं हूं। जस्टिन बीबर तू उसमें नहीं कह रहा? नहीं मैं तो उससे कह रहा हूं उसका नया उसका बॉय है। अच्छा अभी वाले का? हां अच्छा मुझे लगा तो उस पुराने में जा रहे ब्रेकअप वाले सिनेरियो में। जो नया बॉयज पे लोग कहते हैं कि ये क्या रीच सा है। बहुत नहीं लोग वो इतना ग्रीन फ्लैग है, उसने जिस तरह सेलेना को संभाला है उस तरह का लड़का हर कोई डिजर्व करता है। हनी उसने उसको मुझे नहीं पता, मैं लोग थे कि लोग ग्रीन फॉरेस्ट है वो लड़का, उसके इंटरव्यूज देखो जाके सेलेना के साथ। उसकी बड़ी लुक्स का हम नहीं जा रहे, लुक्स की बात ही कर रहा। उसके कुछ मैं इंटरव्यूज लोगों ने शेयर किए थे पुराने क्लिप्स वाला देखा था मैं, जहां बड़ी प्रॉब्लमैटिक सी बातें अकेले मुझे पता क्या था सेलेना के अंदर वो वाली बातें नहीं होती थोड़ी सी अजीबोगरीब सी। अच्छा मैं इतना नहीं फॉलो कर रही। अच्छा मुझे नहीं पता, मैंने जो इंटरव्यूज देखे सेलेना उसके उसमें बहुत मुझे अच्छा लगा जिस तरह से संभाला सेलेना को। अब मुझे पता मोमेंट कौन से देख रहे भेड़िया वाले इंटरव्यूज जिसमें वो पता नहीं क्या क्या, हम कहां से कहां चले गए मोमेंट। ईमान ने मुझे शो भेजा पुराना लिंक, व्हाट्स द फोर्थ और उनका, मैं कहा हम भी बिखर जाते हैं। हम उस शो में कहीं से भी कहीं चले जाते थे, हम कहीं मुझे अच्छा लग रहा है फ्लेवर कि आपको हर बात पता चलेगी। इधर की बातें भी होना कहीं न कहीं। फिर उसके बाद मीरा भी गई। अब आपको पता चला टेलर स्विफ्ट से जाती होती हैं जिनकी वजह था। एक सिंगर है, एक सेलेना गोमेज है, जिनके एक साथ बॉय को रीच कहा जाता है। लोग कहते हैं मान स्टॉप। अच्छा उसके अलावा फिर मीरा भी एक जगह गई जहाँ पर उन्होंने गाना गाया ना, छेरो हमें हम सताए हुए हैं। मीरा ने गाया नहीं और माइक आगे मीरा के लिए आए तो अब मीरा क्या करती? तो मीरा होस्ट ने कोशिश की जरा एक मोमेंट बनाने की। सॉरी मीरा बहुत जगह, मीरा बहुत एक सासी क्वीन है। मीरा आराम से कह सकती थी मैंने नहीं गाना, एक लाइन कहती नहीं बस बस ठीक है। किसने हनी मोमेंट को फोर्स करना था? कोई फोर्स नहीं कर सकता। मैंने देखा था उनको इंटरव्यू अली सफीना के साथ, वो जितनी मस्त माहौल में थी तो मीरा अपने मस्त माहौल में चिलैक्स होके जवाब दे सकती थी कि मैंने नहीं करना। फिर उसके बाद सारे मीम्स वगैरह स्टार्ट हो गए। एक मैंने बड़ा एंजॉय किया जो हानी और मीरा ना छोटी बच्ची है। नहीं पुष्पा, मैं तुझे सॉरी, तुझे मैंने पगली कहा। माफ करना जमुना, मैंने तुझे पगली कहा। हाँ मैं थोड़ी सी पगली थी भी। नहीं मैं हूँ भी थोड़ी। लेकिन अगेन आई विल से दिस अगेन, इस इक्वेशन में कुछ ऐसा नहीं है। हाँ। कोई किसी जाती नहीं हुई। अच्छा लोग ना साथ में हानिया से लिंक करे, हानिया हज करने गई हुई है ना कि हानिया पता नहीं दुआएं मांग रही थी। गाइस 4 साल हो गए हैं, अब जाके वो यही दुआएं करेंगी। लोगों ने मीम ये बनाया था कि हानिया हज पे, इत्तेफाकन ऐसा बना वो हज पे उनकी तस्वीरें और ऐसी साथ ही ये ब्रेकअप वाली खबर आ गई, उन्होंने दुआ मांगी और दुआ कबूल हो गई। हाँ 4 साल से वो वेट कर रही थी कि मैं इस चीज के लिए दुआ करूं। बट इफ हानिया एंड आसिम गेट बैक टुगेदर, अगर दोनों के दिल में जगह है, व्हाई नॉट?
आई डोंट वांट दिस टू हैपन, क्योंकि जो पीछे हो चुका है, एक दफा जब एक ब्रेकअप होता है जिस वजह से होता है, उसके बाद अगर दिल से बात नहीं जाती आपके, और इतनी बड़ी बातें दिल से नहीं जाती। बहुत से एग्जांपल्स हैं, इंडिया की बहुत सी एग्जांपल्स दिमाग में आ रही हैं जहाँ पे शादियां हो चुकी हैं, अभी भी दिखता है आंखों में एक आस, एक उम्मीद के काश वाली। तो मुझे है कि अगर दोनों सिंगल है, व्हाई नॉट? अगर उस चीज के बाद आपके दिल में काश है, अपने काश को जला दें, बस खत्म कहानी। उसके अलावा हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। आगे मीरब वाली बात को लेके लोग हावी से भी लिंक करने स्टार्ट हो गए। अच्छा, पूरी वीडियो आई है जिसमें पूरा उन्होंने कहानी भी बताई है कि बेसिकली मीरब की बर्थडे हुई थी और आसिम जो थे, आसिम ने कहा मीरब को सरप्राइज करता हूँ, मैं हावी को बुलाता हूँ वहाँ पे। और फिर उसके बाद हावी आए, मीरब वाज अ फैन, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी नजदीकियां भरी। फिर आसिम को गुस्सा चढ़ा, आसिम ने हावी को अनफॉलो कर दिया, और फिर मीरब अपेरेंटली आसिम फिल्मी गॉसिप गर्ल स्टोरी। हाँ, और फिर उसके बाद मीरब ने कहा अब मैं आसिम के कॉन्सर्ट पे नहीं जाऊंगी, अब मैं हावी के कॉन्सर्ट पे जाया करूंगी। तो मुझे इस पूरे क्वेश्चन में था ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी। तो बाकी तो ऑब्वियसली ब्रेकअप रिलेटेड मुझे भी आइडिया था कि क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ। मुझसे क्या मीरब से ये पूछूं कि हावी वाला एंगल है कि नहीं है, तो आई कॉल्ड मीरब अब। तो मीरब ने उसने कहा ये पता नहीं क्यों कहानी स्टार्ट की हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही पेज या एक ही पेज है जो वो बार-बार हर जगह ना वो सेम नैरेटिव बिल्ड कर जा रहा है, और इंस्टाग्राम पर भी, और रिलेशन बना के। और वो कहती हावी इज लाइक अ ब्रदर टू मी। बिल्कुल इस तरह नहीं है, हमारी दोस्ती बहुत ज्यादा है, मेरे भाई का दोस्त है। बल्कि हावी को बुलाया भी मेरी बर्थडे पे मेरे भाई ने था, आसिम ने ज़ैन साहब को बुलाया था और हावी को उन्होंने बुलाया था, और फिर उसके बाद चिलिंग शिलिंग होगी, वो मुमना के भी दोस्त हैं। तो इस तरह का सीन था। तो वो जो एंगल एक चल रहा है ना प्यार वाला, रिलेशनशिप वाला, ऐसा कुछ नहीं है, दे आर जस्ट फ्रेंड्स। तो वो वाला एंगल गलत है। उसके अलावा आसिम का गाना भी आ गया। हाँ, रिगार्डलेस। दिल बड़ा टूटा पर सुख भी है देखे। अच्छा, ये टाइमिंग बड़ी ही जरा मुझे लगता है इनका ब्रेकअप पहले का वो स्टेटमेंट आसिम ने अभी फेंक किया है कि मुहर्रम से, आसिम ने कहा था मुहर्रम से पहले, मतलब मुहर्रम के बाद मैं कुछ गाने फेंकूंगा ना ब्रेकअप से रिलेटेड। तो आसिम ने कहा एक गाना पहले आ जाए, उसने फटाफट जल्दी से स्टोरी लगा दी कि ऐसे गाना आया, अगले सेकंड गाना आ गया पूरी कहानी के ऊपर। तो बहुत जल्दी लगा मुझे, बट गाना बहुत अच्छा है, साथ आ गया, बहुत साथ आ गया, और बहुत अच्छा गाना है। सुन बलिए असी कमले दिल दे मार, दिल टूटने के ऊपर जो सारी लाइंस है कि दुनिया बड़ी बेईमान है भाई, ए दुनिया बड़ी बेईमान, लोग मान नहीं रखते, इत्थे रखदा ना हर कोई मान, मैं सारा जल गया। लेकिन बहुत उनका दर्द आपको फील हो रहा है कि जो जान वाले थे वो, मतलब कि मुझे साथ भी नहीं रखा उन्होंने, मान भी नहीं दिया और साथ भी नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि कितने वो टूटे हुए हैं एक रिलेशन में। और मुझे लगता है आसिम हैज़ बीन वेरी अनलकी इन लव। आसिम डिजर्व्स वे बेटर। और मुझे ये थोड़ा दुख होता है क्योंकि जब इस तरह रिलेशनशिप इतने पब्लिकली आ जाते हैं ना, कि अब जब शादी होगी या सब कुछ होगा तो बीवी के ऊपर भी कितना कुछ होगा प्रेशर, कि पहले जो रिलेशनशिप थे, और आसिम भी कहीं ना कहीं प्यार दे दे के खाली ना हो गए। और मुझे ये बड़ा बुरा लगता है। मैं बहुत फैन हूँ, मैं बहुत डेप्थ में चली गई। आई होप कि दिस डजंट चेंज आसिम। मुझे अपना थॉट प्लीज कंप्लीट करने दो। आई होप दिस डजंट चेंज आसिम, क्योंकि मैं चाहती हूँ, इसलिए मुझे रिलेशनशिप बुरे लगते हैं कि आप इतने फिर वो अजीब से अग्रेसिव क्रोधी से हो जाते, फिर आप कहते हो अब मैं प्यार ही नहीं करना, मैंने यही नहीं करना। और फिर अब जो एक्चुअली डिजर्व करता है प्यार, जो आपकी बीवी होगी, उसको प्यार की जरूरत होगी, ये सारी चीजें उधर करें। कहीं देखिए आसिम के ऊपर भी ये कहने की एक बात है कि वो थोड़े मामाज बॉय हैं, जरा फैमिली वाला एंगल है कि अम्मी की पसंद थी, अम्मी जिस तरह कहेंगी, तो वो वाला एंगल भी आता है। एंड देन आफ्टर वो जो हानिया के बाद ये कहने की एक रीबॉर्न वाली बात भी कही गई थी ना, कि मीरब के दोनों अम्मियों की दोस्ती थी आपस में, और दोस्तों को रिश्तेदारी बदला गया, तो कहीं की वो वाला एक एंगल भी आ जाता है बीच में। फिर आसिम ने अपनी फैमिली का मान रखा ना कि चलो मैं जो फैमिली कहेगी उस तरह करता है। आसिम बगावती होते हैं। गेट मैरिड टू समबडी, एक कोई घरेलू सी लड़की हो, समबडी यू नो, जो मतलब कि बिल्कुल आई फील लाइक आसिम की एक टाइप है, आसिम को पटाखा टाइप लड़कियां पसंद है, बट वो पटाखा टाइप लड़कियों को फिर चाहते हैं चेंज करना, और वो लड़कियां इस तरह की चुनते हैं, वो चेंज नहीं हो सकती। ना हानिया चेंज होती, ना मीरब चेंज होती। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल्स व्हिच आई लाइक। तो आसिम को कोई चाहिए जो थोड़ा बीच में हो, क्योंकि आसिम इज वेरी आई थिंक ग्राउंडेड, दिल के साफ, और बड़ी फैमिली हम्बल वाइब्स। तो वो लड़कियां जो पटाखा वाइब्स नहीं होंगी, वो कहेंगी भाई हमारी मर्जी, हमने करना नहीं करना। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक तो इतना ये पूरा एक डिबेट बन चुका है फेमिनिज्म वगैरह वाला। फेमिनिज्म में इक्वालिटी है, हर किसी की अपनी चॉइस है। अगर कोई लड़की चाहती है काम करना, काम कर, अगर कोई लड़की हाउस वाइफ बनना चाहती है, उससे हाउस वाइफ बनने का भी उतना हक होना चाहिए। तो फिर आसिम आई थिंक इट शुड बी समबडी जो चाहती है कि मैं घरेलू लड़की, घर संभालूं, मिड में हो, ठीक है, वो पब्लिकली भी लेके जाएंगे। आसिम लाइक्स पब्लिक, मतलब कि पब्लिकली शो करना, उस तरह से वो मसला नहीं है। और मुझे लगता है मीरब का भी कहीं ना कहीं ये था, मीरब वाज यंग। आसिम की अम्मी की बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, गुलियाना जी की। वो मसला कि हमारे माशरे में शादी दो लोगों की होती,
पूरी फैमिली के साथ अब होती है। ये नहीं ना पता तो कि वहाँ पे- इन्वॉल्वमेंट कितनी है, क्या हिसाब किताब ईमान, का, कि वो मसला इनका इस वजह से हुआ कि नहीं। मेरे मुताबिक तो दोनों की पर्सनालिटी मैच नहीं करती, गुले वो families राना पे गई जी नहीं। और आसिम का बहुत खूबसूरत बॉन्ड है, एक माँ बेटे का बहुत प्यारा बॉन्ड है, और कह रही है कि बहुत सारा ओनरशिप भी है कि मेरा बेटा वो भी अम्मी की वो इज्जत तो करते मुझे हैं लगता और है- मेरा बेटा। सॉरी टू से हमारे पाकिस्तान में हर लड़का मामाज बॉय होता है और मामा की ओनरशिप भी चल रही होती है, तो बड़ा कोई मुश्किल होगा जो लड़का आपके लिए स्टैंड लेकर आपके लिए कुछ करेगा। बट आसिम में गानों में मुझे ऐसे लगा कि वो मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे नहीं पता आसिम एज अ बॉयफ्रेंड या एज अ फियांसे कैसे होते हैं, बट मुझे ऐसे पर्सनली एज अ फैन लगता है कि आसिम बहुत अच्छे होंगे, आसिम बहुत प्यार करते होंगे। आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है। बाकी मीरब का मुझे ये है कि मीरब वाज क्वाइट यंग व्हेन इट ऑल हैपेंड, और मीरब के लिए भी ये था चलो ठीक है आसिम है, ऑब्वियसली आसिम है, मस्ती शस्ती, और उसके बाद नहीं मस्ती इन द सेंस कि फेम आपको मिल रहा है, मेरा करियर बड़ी ग्रोथ हुई है, एक्टिंग में आ गई हैं वो इतना, जो कि पहले मीरब वाज काइंड ऑफ लाइक एन इन्फ्लुएंसर और वो उस तरह से थी। लेकिन तब मुझे मीरब के इंस्टाग्राम बड़ा हॉट होता था, क्या मतलब? एज इन कि लाइक्स वाइज अच्छा, कुछ बातें ना आपके दिमाग में रह जाती हैं। मुझे एक बात याद है कि बहुत पहले की बात है, तब मीरब आई थिंक 100K भी नहीं थे, मीरब तभी लाइक्स बहुत ज्यादा होते थे, इसका रेशो बहुत ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं होता है, तो कहीं ना कहीं मीरब का पहला फर्स्ट ब्रेकअप है, शी स्टार्टिंग ऑफ करियर वगैरह है, आगे करियर तो प्रॉपर सॉलिड बन गया। हां इट्स पिक्ड अप। अच्छा, एक स्टार्ट ऑफ ऐसे आसिम्स फियांसे, उसके बाद एड शैड्स और जो भी ड्रामे शामे किए, अब मीरब की अपनी एक वो पहचान टाइप बन चुकी है, एंड आई होप शी विल आल्सो मूव ऑन, क्योंकि अभी उनकी भी लाइफ बहुत आगे बढ़ी है। आसिम विल आल्सो मूव ऑन एंड दे विल फाइंड गुड पार्टनर्स जो बिल्कुल एक जैसे हों एक दूसरे के लिए। एक सवाल लोगों के दिमाग में है, क्या स्टोलन मेकअप बैग वापस जाएगा कि नहीं? फिर स्टोलन मेकअप मोमेंट जान के मुझे छेड़ता है, वो मेकअप बैग जला दो। नहीं, एक बोर्ड जो जल चुकी हो उसका जला देना चाहिए। मेरा एक सवाल था, आपसे भी पूछना चाहूंगा मैं कि आसिम ने जो अनाउंस किया अपने ब्रेकअप को, आपका से इस तरह की चीजों का अनाउंस करना चाहिए, हाँ कि ना? अनाउंस करना चाहिए। एक डिस्कशन है कि पब्लिकली किसी बात आती है ना कि हमारी प्राइवेसी वगैरह, काफी लाइक अगर आप एक रिश्ते को, खुद ही मैं जवाब देने लग गया हूँ, एक रिश्ते को पब्लिकली आप लेके चलते हो तो अनाउंस करना चाहिए, क्योंकि फैंस नीड टू नो दिस। बट अब मेरा एक सवाल था आसिम से, अब ये लोग फैमिली है, अम्मियाँ भी दोनों दोस्त हैं, भाई भी दोस्त है, गाने शाने लिख रहे होते हैं, अनफॉलो कर दिया एक दूसरे को, कौन सा इनका म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल अनफॉलो नहीं करना चाहिए था, कि कहीं ना कहीं आपस में सामना आमना होना है, रिस्ट्रिक्ट कर दो, म्यूट। अब तो इतने ऑप्शंस आ गए हैं, पुराने जमाने थे जब ब्लॉक करते होते थे, अब तो इतने ऑप्शंस आराम से रिस्ट्रिक्ट कर दो, स्टोरी हाइड कर दो, पोस्ट हाइड कर दो, हर चीज से आप आराम से बिना रखे हुए भी कि लोग भी कुछ ना बोले, और आराम से होता है कि ठीक है एक कॉर्डियल तरीके से दोनों ने मूव ऑन किया। तो वो मुझे थोड़ा सा चाइल्डिश लगा है कि ये अनफॉलो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। एंड आई होप मीरब कहीं पे कुछ अब इसका कोई कमेंट दे। मीरब बहुत ही मस्ती वाई में चली गई है, मीरब को थोड़ा सा एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि अभी एक नैरेटिव बन गया है, आसिम बेचारे दुखी स्टेटमेंट पास कर रहे हैं और गाने दुख भरे कर रहे हैं, और मीरब पटाखा बनी बट टू सम इट ऑल अप, एक रिश्ता खत्म हो गया, इस पे कोई कहानी नहीं है, पीछे कोई ड्रामा नहीं है। yes. एक रिश्ता था, नई बात समझ लग रही थी, नहीं चल रहा था, खत्म हो गया, देयर इज नो थर्ड पर्सन इन्वॉल्वड, नोबडी चीटेड ऑन नोबडी, एंड इफ यू आस्क अस वी आर हैप्पी कि एक कहीं ना कहीं वो एक चीज बंदी हुई थी। हाँ, हमने ये बहुत दफा कहती है इस पॉइंट पे रिपीट कर रहा था। अच्छा ठीक है, समिट ऑल अप कर हां समिट अप करती हैं। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं और अगले ही पॉइंट में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक एक्सक्लूसिव खबर, एक अपकमिंग ड्रामा सीरियल के बारे में, जो बहुत ही मुझे बड़ी मजेदार खबर लग रही है। बिकॉज आप सब जानते हैं हमारी टीवी इंडस्ट्री में कहने की पता नहीं बजट्स कम हो गए हैं, क्या हो गया है, कि कहने की 2 A-लिस्टर्स बहुत कम देखने में मिलते हैं। तो ये भाई एक ड्रामा आने जा रहा है एयर वाइड डिजिटल पर, कासिम अली मुरीद इसको डायरेक्ट करने जा रहे हैं, और कास्ट में शामिल है फरहान सईद और सज्जल अली। 2 A-लिस्टर्स हैं, खूब सारी केमिस्ट्री, खूब सारा रोमांस, खूब सारा ड्रामा देखने को मिलेगा। इस ड्रामे को लिखा है सायरा रजा ने, उनका आखिरी ड्रामा है बिफोर शी पास्ड अवे। और मैं पता है मेरी उनसे ना एक दो बात होती, बड़ी वो पॉजिटिव पर्सनालिटी, बड़ी उनकी एक अच्छी वाइब थी। ये उनका आखिरी स्क्रिप्ट था ये, और मेरे हमसे उनका ही स्क्रिप्ट था, कासिम, फरहान, सायरा। तो ये अब उसके बाद अगला ड्रामा आ रहा है, जहाँ पे ड्रामे का भी कोई टाइटल नहीं है, वर्किंग टाइटल है तू जो मिला के नाम से, और ड्रामे की जो कहानी वही फैमिली वैल्यूज और रोमांस, जो हमारा एक टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा होता है। बट आई एम एक्साइटेड फॉर द डुओ कि चलो सज्जल फरहान को देखने का शूटिंग इसके नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने जा रही है, और इस साल के एंड पे या प्रॉब्ली अगले साल के स्टार्ट में ड्रामा ऑन एयर हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक बात नोटिस की कि एयर वाई पे ड्रामे जो आते हैं ना, वहां पे 2 A-लिस्ट आ जाते हैं। अच्छा, ओह नाइस। बाकी हम टीवी जरा मैं देख रहा हूँ, बजट्स उनके बहुत ही बिखर से गए हैं। जब आते हैं उनके अवार्ड्स
ड्रामे बैक सीट पे चल जाते हैं, सारा फोकस हो जाता है हमने कहाँ जाना है। कुछ कास्टों के अनाउंसमेंट भी आ रही होती हैं, दे आर एक्साइटिंग बट नॉट रियली। हाँ अभी आजकल नहीं हो रही, वरना बहुत अच्छे हमने ड्रामे दिए हुए हैं, बट अभी पता नहीं थोड़ा वो अपने अवार्ड्स में इंटरेस्टेड है। बहुत लग गए ना जो बच्चे हैं संग समेट लो। अच्छा अवार्ड्स का जो ईमान भी और लोग भी कहते हैं कि हम अवार्ड्स से पैसे कमाते हैं बहुत हैं, अवार्ड्स बस अवार्ड्स कहने को अवार्ड्स हैं, मैं पैसे वाइज नहीं कह रही। एट द एंड ऑफ द डे अवार्ड्स बेसिकली ईमान आपकी टिकट्स बिकती हैं। मैं पैसे वाइज नहीं कह रही, उनकी सारी टीम ना अवार्ड्स में लग जाती है, हमने पैसे कमाए सब कुछ, वहाँ पे बच्चे अपने ड्रामा को छोड़ देते हैं, अनाथों को साइड में फेंका होता है, वहाँ सीधा उधर चले जाते हैं। आई थिंक जो बच्चे संग समेट लो में बहुत ज्यादा, और वो पता नहीं कब से, वो पता नहीं प्रोजेक्ट क्या होगा, क्या होना है। ईमान के जो फबू है ना बहुत, हाँ असल में बताओ ऑनेस्टली बहुत एम है, हाँ ईमान बहुत मनूस हैं, थोड़े भारी हैं उनके कदम, भारी हैं उनके कदम, उनको चाहिए कुछ अपना। जब वो इंडिया और फवाद आता ना, तो इस प्रोजेक्ट का भी मैं सोच रही यही था, मान तौबा किस्मत दूर खड़ी क्या सोच रही होती है, हम क्या सोच रहे होते हैं कि कुछ महीने पहले तक मुझे भी था जब प्रोजेक्ट आएगा आग लग जाएगी, इंडिया में वन बजाएगा, धूमें मच जाएंगी, कि हमारा भी कोई नेटफ्लिक्स पे आ रहा है कुछ इस तरह के, उनकी चीजें आती है ना हमारी ट्रेंडिंग पे, तो वो बोलते हैं देखो ट्रेंडिंग पे जा रही है, हमारा वन बजाएगा वहां पे, उन्होंने इसको बैन कर देने लग रहा मुझे। पहली बार पता नहीं इसका फ्यूचर थोड़ा मुझे जरा बिखरा बिखरा लग रहा है, उनके दिमाग में ये होगा ना कि इंडिया एक बड़ी ऑडियंस थी और इंडियन नेटफ्लिक्स तक भी इंडिया बैन कराने लग जाएगा पाकिस्तान को। नेटफ्लिक्स का जो हमारा पूरा रीजन नहीं है, तो उनका तो बुरा उनका बड़ा उनके हाथ में ना हमारी फिल्में नेटफ्लिक्स में जाती हैं अब। तो ये मुझे और वो जितने हैं ना बगावती से, और जितने वो फवाद को चाहिए वो क्या कहते हैं उनको, जैसे बुशरा अंसारी जो थी रीमक में आके पढ़ती थी कि जिनों को दूर करना है, नहीं मैं मुझे भूल के उनको क्या कहते हैं, लेकिन कुछ एक वो दुआए खैर टाइप कुछ इस तरह कुछ करें जिसमें दुआ करें फवाद, जिसमें फवाद के ऊपर जो भी गंदे साए हैं वो जरा हटे। हाँ नहीं हम हंस के बात करें, बट एक्चुअली सीरियस बात है, फवाद की मतलब कि बहुत एक अच्छी लेगेसी भी है कहीं ना कहीं, वो पता नहीं बहुत ही एक उस टाइप में चले गए हैं। जो कोच है वानी कपूर है, उनकी मैंने कल एक पोस्ट देखी फेसबुक पर, आर्थिक पोस्ट कि वानी बड़ी वनूसियत में फंसी हुई हैं कि वानी की 3 फिल्में तैयार हैं, तीनों लग सक रही हैं। एक फवाद वाली फिल्म थी ये, एक और फिल्म है वो भी स्टूडियो वाले कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, और एक और फिल्म उसका मसला चल रहा है, तो कह रहे वानी खुद तो नहीं, मैं कहती मेरी 3 फिल्में थी कहने के लिए मेरा साइकिल चल रहा है, वो देखो मैं फंस गई, वानी की रेट भी आ गई है, वानी की और कौन सी थी, वानी की 3 फिल्में फंसी हुई हैं, तो वानी भी जरा फंसी हुई है। नो कमेंट्स ऑन वानी। क्या हम लोग बात अभी करें तू जो मिला की, तो भाई ये आएगा नेक्स्ट स्टेज के लिए, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, और ये आएगा AY डिजिटल पे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और शो की जो आएगा AY डिजिटल पे, जिसके लिए हम लोग बहुत है एक्साइटेड, जो है तमाशा। जी हाँ, तमाशा का पहला टीजर आ चुका है मंजरे आम पे, और आप सब जानते हैं तमाशा से हम करते हैं कितना प्यार, इसका करते हैं कितना इंतजार, और दिन गिनते हैं बार बार। हर साल तमाशा आता होता है अगस्त में, और रिलीज से 2 हफ्ते पहले इसका पहले टीजर आता होता है। इस दफा अभी से इसका टीजर आ गया, तो ऐसा लगा शायद ये जल्दी आ जाए, शायद ये जुलाई में आ जाए। और साथ ही हसन चौधरी का शो आता है बज AY डिजिटल पे, जहां पे उन्होंने कहा भाई इस हफ्ते बादशाह सलामत अदनान सिद्दीकी आने वाले सारे खुलासे होंगे तमाशा को लेके। तो मैं तभी बड़ा एक्साइटेड, मैंने फौरन से तमाशा वाली एपिसोड देखी, मैंने कहा शायद कंटेस्टेंट्स वगैरह कुछ ना कुछ पता चलेंगे, खबरें अनफॉर्चुनेटली इतने खुलासे नहीं हुए। सबसे पहले मैं बस की भी बात कर सकती हूं, मैंने पूरे शो पे PhD की है। ओहो हो आई थिंक सबसे पहले हसन को मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। मैंने खैर इंस्टाग्राम पर तो की थी, बट हसन को बहुत बहुत मुबारकबाद। कहीं कि जब भी कोई डिजिटल का बंदा जाता है टीवी, खुशी होती है कि कम्युनिटी को कहीं ना कहीं एक अप्रिसिएशन मिली, रिकॉग्नाइज किया गया, चाहे वो इंस्टाग्राम का बंदा हो, यूट्यूब का बंदा हो, तो अच्छी बात है कि डिजिटल अब जा रहा है मेन स्ट्रीम टीवी पर, क्योंकि वरना एक्टर्स ही आपस में सीटे बदल के होस्ट खेलते रहते हैं। और अच्छा, हसन इससे पहले भी इंटरव्यू कर चुके हैं, एक उनका एक्सप्रेस पे शो था और एक उनका टीवी पे भी शो था उनका। दिस इज नॉट अ सेलिब्रिटी टॉक शो, मतलब टॉक शो भी है, बट ये कहीं कि एयरवाई ने अपना एक शो बनाया, एयरवाई शो, हाँ, जिसमें हम एयरवाई की एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, फर्स्टली आई थिंक एज एन आइडिया, मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा कि एयरवाई ने एक शो बनाया जहां पे आपको सारी खबरें, सारे स्कूप मिलेंगे एयरवाई की दुनिया के बारे में, ड्रामा आ रहा है, कौन सा कब आ रहा है और कितना चल रहा है, अच्छा सब पॉजिटिव। एक सवाल यहाँ पे उठता है कहीं ना कहीं उसको ऑथेंटिसिटी को लेके कि जब लव गुरु के लिए बात की, सबने रिव्यूज वगैरह की, लव गुरु की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह उसकी सिंपलिसिटी है। कितने इसमें मतलब क्योंकि आप अपना खुद ही एक शो बना रहे हैं, तो वो एक सवाल उठता है, पर मुझे एक अच्छी काविश लगी कि एयरवाई ने एक शो बनाया कि एयरवाई की पूरी दुनिया को सेलिब्रेट किया जाएगा। अब हसन चौधरी को शो होस्ट करा, ये मुझे हल्का सा थोड़ा, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मुझे लगा नॉट द बेस्ट आइडिया। मुझे हसन की कैलिबर का नहीं लगा शो, क्योंकि हसन कहीं ना कि हम रिव्यूज वगैरह कर रहे होते हैं, हर चीज आप लोग अनबैस्ड करते हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि उस शो में सिर्फ आपने पॉजिटिव्स बताने हैं।
एक भी लाइक रिव्यू के वक्त भी लव गुरु में एक बात नहीं है कि अच्छा ये वाली बात गलत थी, वो नहीं बात करनी, रिव्यूज भी पॉजिटिव। ये नदीम बेग की अब तक की सबसे वेल शॉट फिल्म है। परवरिश की बात हुई है, सारे चैनल्स को बीट कर दिया उसकी एक एपिसोड में। परवरिश की एक ही एपिसोड आई, तमाम टीवी चैनल्स के सारे ड्रामों की किस्तों पे भारी थी। आपने सिर्फ तारीफ करनी है तो कहीं ना कहीं लगता है कि अच्छा मतलब बाकी कंपैरिजन करना ही नहीं है। This show should have been done by somebody like अकील मे भी कर लेते या उमर आलम कर लेते। बस जस्ट एयरवाई की अपनी तारीफें करवाना, और एयरवाई को तो फायदा मिल गया, उनको हसन मिल गया कि वो लोगों को दिखाने के लिए क्रेडिबल पोर्टल उनका एक चेहरा मिल गया, तो वो थोड़ा सा लगा मुझे। और आप कुछ कहेंगे कि पीएचडी के बारे में अपनी? हाँ, मुझे सबसे पहले लगा शो मुझे पहले लव गुरु की हुई, खुशखबरी मिलेगी, पैसे कमाएंगे, सब कुछ, परवरिश की सारी बातें होगी, सब अपना अपना बहुत लंबे आते हैं चंक्स पर, सारी एडें चलती हैं उनकी, सब कुछ होता है। अपना वो ना एक शो कि अपने चीजों को प्रमोट करना, और फिर नई चीजें करें ना प्रमोट। अभी वही पुरानी चीजों को, जैसे अब जब मैंने पिछला भी देखा था जो हमारी सईद वाला था, उसमें भी बहुत लव गुरु मतलब कि फिर फहद तमाशा का टीजर यहाँ पे चलाया। अच्छा, ये मुझे अच्छा लगा कि उनका, अच्छा वो मुझे हसन पे थोड़ा सा सवाल था, हसन इतने एक्साइटेड होते कि क्या मेरे शो पे मौका मिलेगा, क्या मुझे जाने का मौका मिलेगा। तो आपने घर में भी हमें एंट्री देनी है, मैं आपको बुलाऊंगा। अच्छा सलामत जिंदाबाद। एयरवाई का बज़ है, एयरवाई के हसन आप हैं, एयरवाई का तमाशा, आपस में इन्होंने होली खेलनी है। इतने हसन परेशान क्यों थे? बादशाह सलामत पक्का प्रॉमिस करते हैं मुझे तमाशा देखने देंगे। सर वादा आपका मेरे से। मतलब कि एयरवाई का सब कुछ है, उन्होंने प्रोमो भी इसी तरह रिलीज किया, तो मुझे यही था कि शो में आके भी ना और खबरें मिलेंगी। और जैसे हसन ने बोला, इसके लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि तमाशा में जब भी कोई निकलेगा सबसे पहले हसन के पास आएगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, और मुझे मजा आएगा कि हसन किस तरह क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। आई होप कि वो ये ना, फिर एयरवाई के अंदर ही शो है तो एयरवाई वाले कोई सवाल उस तरह के पूछने देंगे जो एक्चुअली कोई कठिन सवाल होए, वो अपने हिसाब से थोड़ा वो ना बस करें, वरना मुझे आइडिया कॉन्सेप्ट बहुत मजे का लगा। टुक मी बैक इन टाइम, बैक के अंदर इस तरह के शोज आते होते थे, मुझे याद है पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, जहां पे आपको सारी खबरें मिलती थी। तब क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था कि कौन सा गाना ट्रेंडिंग में जा रहा है, टॉप 5 सॉन्ग्स ऑफ वीक, और ड्रामे ये हो रहा है, हम सेट पे गए, तो उस टाइम शोज बड़े कम हो गए। हमारा बच्चा 4 बनाना है जहां हम बात करते हैं इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है, तो टीवी इस तरह का शो नहीं है कोई। और एक होना चाहिए जिसमें सब चैनल्स की बात है ना, कि जियो पे हो रहा है, एयरवा पे, ग्रीन पे, हम पे, हम कर तो रहे हैं, हम वैसे कर ही रहे हैं, बट इस तरह का होना चाहिए, टीवी चैनल्स पे भी होना चाहिए ताकि ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सके। अब मुझे वही फिर वो जो हमने लास्ट टाइम भी पॉइंट उठाया था, सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा, दीमा की भी बात करते, लव गुरु की हम लोग पैसों को खुशियां मना रहे हैं, तो दीमा को भी खुशियां मना लेते, मतलब कि सिर्फ लव गुरु की बात करना, इंडस्ट्री सेलिब्रेट करने की बात अगर हो रही है, चलो ड्रामा में तो आई अंडरस्टैंड ना कि ड्रामा में नहीं करना, कि हाँ कि चलो बिल्कुल चैनल, फिल्मों में तो होना चाहिए। और फिल्में 2 लगी थी, तो आप कहते हैं लव गुरु ने इतने पैसे कमाए, दीमक ने भी कमाया, तो ये थोड़ा सा मतलब कि लेवल। खैर मान बादशाह सलामत आए, अदनान सिद्दीकी, तमाशा की बात हुई, बादशाह सलामत ने एक अपडेट दी कि एक कॉमनर आ रहा है। इस सीजन में जो भी कॉमनर्स हैं, आप लोग प्लीज अपने ऑडिशन भेजें, जो हमें पहले से लास्ट ईयर से पता था। और ये बात भी सेटल कर दी वंस एंड फॉर ऑल, क्योंकि लास्ट टाइम आई थी हुमना फ्रॉम यूके, तो एक सवाल था कि हुमना कॉमनर है कि हुमना सेलिब्रिटी है, तो हुमना कॉमनर थी। एक कॉमनर को लेकर आए हुमना। मानी भी कॉमनर लगती थी, बाद में चला मानी भी कुछ थे, मुझे बाद में चला होस्टिंग वगैरह करते हैं, मानी का भी इंस्टा पर देखिए इतना कुछ। अब देखा जाए सॉलिड से मेरे मुताबिक सारे ही कॉमनर थे, शरियार जिम के ट्रेनर थे, मानू इन्फ्लुएंसर थी, मतलब कि नॉट कोई टीवी में एक्टिंग कर रहे हैं, कोई म्यूजिशियन है, हुमना का भी इंस्टाग्राम था, इन्फ्लुएंसर हुमना भी उसी तरह थी। हुमना बेचारे क्या किया, उसको कॉमनर कह दिया, हुमना भी इन्फ्लुएंसर कह देते हैं। हां, तो मतलब कि अपनी मर्जी थी, मान के कॉमनर शुड बी लाइक कॉमनर बिल्कुल रॉ, जिसको पता है ना कैमरे के सामने कैसे बात करनी है, जिसका इंस्टा ना हो, जो खुश हो, मैं टीवी पे ही आ रहा हूं, एक तरीके से एक्ट कर रहा हूं, ये होता है। जैसे अदनान से बड़े खुशी से कहते भी हैं कि कितना अच्छा होगा एक आम इंसान बैठेगा इन सबके साथ। इमेजिन एक कॉमनर जो नोन पर्सनालिटीज के साथ होगा और वो उनके बराबर होगा, तो आम बिल्कुल आम हो। तो अब टीजर पहले इसलिए आया था क्योंकि उन्होंने वो एप्लीकेशन खोल दिए हैं कॉमनर्स के लिए, और कितने कॉमनर्स होंगे ये भी एक सवाल है। मुझे एक और दुख है, हसन के शो के साथ जाती हुई, अब स्पेशल बादशाह सलामत आते ये नंबर ही इसी शो से कर देते। हसन ने कहा कि क्या होगा, नंबर आएगा उनका 3-4 दिन बाद पता चलेगा, स्क्रीन पे वो नंबर चला सके, थोड़े दिनों में पता लग जाएगा। हसन के शो में कोई खुलासा नहीं हुआ। एक और अच्छा मुझे लगा तो खुलासा करेंगे, आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मेरे पास कितनी पावर्स हैं, बहुत सी पावर्स हैं, इस दफा तो और ज्यादा पावर्स मेरे पास आ गए। ये मैं आगे जाके बताऊंगा क्या पावर्स होंगे, वो तो जब मैं घर में आऊंगा तो बताऊंगा। तो कोई पावर नहीं बताई, कितने कंटेस्टेंट्स नहीं बताया, शो कब आना नहीं बताया। मुझे लगता है कि एक आधा कंटेस्टेंट रिवील कर देंगे, हाँ, क्योंकि अपना शो था तो अपना करना चाहिए। एक आधा सब भी एक आधा कर देंगे, और डेट शीट आएगी कोई कि कुछ तो एक बस क्रिएट करने के लिए। हाँ, तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इतना कुछ खास नहीं था। बाकी अब जब वो सेट आएगा तो सेट का टूर करेंगे हसन, तो वो हम देखेंगे। हाँ, वो कह तो रहे हैं बादशाह सलामत के बिगर ग्रैंडर, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट सीजन येट, इट्स द ग्रैंडेस्ट सीजन येट, बिल्कुल। बट अब लेट्स सी क्या होता है। आई होप ये एक बहुत हमेशा वो इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं कि हमने 5-10 दिन बढ़ा दिए हैं। क्या मतलब 9
नॉर्मल बात करेंगे, मतलब ये मुझे वही लगा ना कि अगर आप एक पूरा शो कर रहे हैं तो उससे मुझे था कि कुछ मजे का तड़का फेंकेंगे, तो वो तड़का नहीं भी ऐसे और की बात है, आगे बढ़े नहीं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एयरवे डिजिटल के ही एक और अपकमिंग ड्रामा सीरियल के बारे में। आज तो एयरवे का नाम नहीं हो गया, पहले वो फरहान से चल ड्रामा, फिर तमाशा। एयरवे को सॉरी मैं तारीफ भी करनी थी कि एयरवे की, कि एयरवे ने हमेशा इस तरह के शोज दिए। अदनान सिद्दीकी ने बात की थी बड़ा कि जिस तरह तमाशा है, मुकाबला, सुपर डिवा, बस आइडिया सारे नए हैं। ये बात पहले ही बोल चुका मैं, एयरवे मुकम्मल चैनल है, इट्स द ओनली चैनल जहां पे ड्रामे भी हैं, जी तो पाकिस्तान गेम शो भी है, मॉर्निंग शो भी है, और रियलिटी शोज प्लूरल। अभी सुपर डिवा हमने नहीं देखा, बट वो एक शो था। तमाशा है, फिर वो एडवेंचर वाला शो है इनका। तो बहुत कुछ एयरवे कर रहा होता है और कॉन्स्टेंटली एयरवे गेम को बेहतर कर रहा होता है, तो ये एयरवे की बहुत अच्छी बात है। और एयरवे के ड्रामे मैंने नोटिस किया है, अभी आप कंपेयर करो जियो को, हमको, एयरवे को, ग्रीन को, एयरवे ड्रामे कहीं नहीं की कास्टिंग भी बेहतर है और ड्रामे भी बेहतर है। अगर आप एयरवे के आइडियाज अच्छे होते हैं, मैं प्रोमोस वगैरह को लेके मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट लेके आ रहे थे, तो थम्स अप टू एयरवे। यस, आगे बढ़ते हैं, अभी बात करें एयरवे के एक अपकमिंग मेगा 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 ड्रामा सीरियल के बारे में, जिसका नाम है मैं मंटो नहीं हूं। इसकी कास्ट में शामिल हैं बहुत से लोग, हुमायूं सईद, सज्जल, अली सनम, सईद अजान, समी खान और बहुत से लोग हैं, एक एंसेम्बल कास्ट है। तो उसका भी आ चुकी है कुछ, एक स्नीक पीक आ चुकी है, फर्स्ट लुक सामने आया मंजर आम पे, लुबूबू डॉल के साथ, सज्जल के बैग, सज्जल के बैग, लुबूबू ज़े लगती मुझे वो डॉल, क्रीपी जी ब्राउनी सी काली जादू वाली। भाई फर्स्ट लुक आ चुके हैं मंजर आम पे, हुमायूं सईद का भी और सज्जल अली का भी, और कहीं की पीछे एक हल्की सी हलचल भी मच चुकी है। ईमान, आप बताना चाहिए क्या हो रहा है? अच्छा, बेसिक उन्होंने खुद ही ना पहले शोशा छोड़ा जो जी से ने लगाया, मेरे पास तुम 2 हो जाए, तो आगे से नदीम बेग ने कहा कि आई हैव समथिंग बेटर, समथिंग एल्स, ताकि थोड़ा सा मैं मंटोनी की प्रमोशन स्टार्ट कर दें। फिर सबने कहा क्या आने लगे मेरे पास तुम हो के बाद, इट्स अ गुड आइडिया कि प्रमोशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा वो स्टार्ट किया। हुमायूं सईद, नदीम बेग और खलील रहमान कमर वापस आ रहे हैं आफ्टर मेरे पास तुम हो। और यहाँ पे खलील साहब ने छोटा सा अजीब सा एक शुल्ली फेंकी, जो मुझे लगा थोड़ा पीआर लगी मुझे उनकी। एक पहले मुझे लगा खलील जी ने अगले इंटरव्यू के लिए अपना एप्लीकेशन दी है क्योंकि इस इंटरव्यू के बिल्कुल एंड में कोई तुक नहीं थी शुल्ली फेंकने की, और उस शुल्ली को आगे डिस्कस भी नहीं किया गया। होस्ट ने पूछा कि अच्छा मैं मंटो नहीं आ रहे, देखो कहाँ गया बात, हाँ मैं मंटो नहीं आ रहा, आपका नया क्या आ रहा है? उन्होंने कहा हाँ आ रहा है। फिर कहा हुमायूं जो है ना लाजमी खलील जी के साथ ही कुछ करते हैं। हुमायूं सईद और खलील रहमान कमर लाजमो मलजूम से हो गए हैं। तो आगे से खलील जी ने कहा हो सकता है अब ना करूं मैं, हो सकता है अब ना रहे। तो उन्होंने कहा आगे से वो अपने होस्ट अपने दिमाग में लगे हुए थे कि लगता है हुमायूं की काम पे टांगती हैं कि खलील जी के बगैर कोई कर लूं को नहीं, वो काम पे टांगती हैं हुमायूं साहब की किसी और के साथ काम कर। तो उन्होंने कहा अब मेरी काम पे टांगेंगी, अब मेरी काम पे टांगती है भाई, अब मैं ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा, और फिर कट लग गया। मेरा ख्याल है कि ज्यादा काम अब नहीं कर पाएंगे। जबकि नईम जी इतना करोतने हैं बातों को, नईम जी 1 घंटे के एपिसोड में बार बार बैक टू बैक पूछते हैं, तो मुझे बड़ा एक ऑफ सी बात लगी कि नईम भाई ने क्यों नहीं पूछ पाए आगे की हुआ क्या। अच्छा, मैं एक बड़े मजे का मान से स्क्रीनशॉट शेयर करने लगा हूं। सो मेरा एक दोस्त है, खलील साहब से है उसकी ना, इज इन टच विद खलील साहब, मेरी खलील से बातचीत कोई नहीं है। तो हम लोग बात ही करते कहते मैं खलील साहब से पूछता हूँ, मैंने खलील साहब को मैसेज किया, खलील साहब कि आप हमारे साथ कोई फिल्म कर रहे हैं, तो खलील साहब ने इजहार ख्यालात अपने किए। खलील साहब ने जो मेरी फिंगर फ्रैक्चर नहीं हो गई ईमान थोड़ा सा नहीं उनको भी क्लू दूंगा, हम क्यों करें, आपने जो मैसेज में बताना नहीं कि क्या हुआ है, थोड़ा सा मैंने दे दिया। खलील जी वही कह के हमारी नींद नहीं बनी, उनका हमारी नींद नहीं बनी, हाँ उनका नींद तेरी मेरी ऊं टूट गई सोनिए। तो बेसिकली लगा कि हमारी अब जरा टूट चुकी है दोस्ती, पर मुझे लग रहा है ये सिर्फ एक स्टंट है, मंटो ने प्रमोट करने के लोग आखिरी प्रोजेक्ट है खलील जी और हुमायूं का साथ, सब देखो सब देखो। मैं इस बात को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि ये बड़ी मजेदार किस्म की प्रमोशन है और पाकिस्तान में बहुत कम होती इस तरह की। पर मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी खलील जी को कभी कोई प्रमोशन में नहीं डालेगा, खलील जी बहुत प्लान्स चला देते हैं। खलील जी अपना ही मुझे पता चल गया है, लव गुरु में खलील जी को टैग नहीं होते भी, खलील जी रिसेंटली देख के आए थे हनी ट्रैप नहीं, वो कहते मेरे साथ इतनी ज्यादती है, एक दुख भरा इंसिडेंट है, उन्होंने कहा मुझे हनी ट्रैप कर दिया है, फिर फेमिनिस्ट पढ़ की खलील जी के ऊपर, खलील जी का ये भी दुख भरा गया, वो दोनों वहां पे सुट्टा पड़ते पड़ते उन्होंने सिनेमा में देखे थे सीन, ठीक है। तो खलील जी असल में ऐसे पीते सिगरेट, हाँ वो सामने से ऐसे पीते कहते कौन ही मारते ऐसे पीते कैसे।
तो खलील जी अभी गुस्से में अपसेट थे, तो खलील जी ने कहा मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं दी, वास्ते की स्क्रिप्ट थी लव गुरु में, ऊपर से मेरे पे अटैक भी लिखवा दिए, तो ये तो मेरे साथ बगावत हुई है, तो राइट्स मेरे भी हाँ सपोर्ट खलील जी पीछे नहीं बैठे हुए थे, पीछे बैठे थे, मुझे वैसे माइंड में आ रहा है, मैं क्योंकि देखना चाहती थी खलील जी का क्या रिएक्शन आएगा, पीछे कोने बैठे हुए थे मेरे, हाँ बैठे हुए थे सीटों में, खलील जी को सीट ना मिलती पीछे, खलील जी ने मैं मंटोने की स्क्रिप्ट ही चला देनी थी, अगली किस्त कैसे आनी थी, खलील जी को नहीं छेड़ सकते, नो व्हाट रबिश, वेयर इज माय सीट, मैं तो खलील साहब कोने बैठे ऐसे डिज्नी कैरेक्टर्स के विलन नहीं होते जो खवातीन होती हैं ब्लैक लंबी मैक्सियां पहन के सिगरेट पीती, ब्रीक से सिगरेट, कौन सी कितना दिमाग में आ गया है। तो मुझे लगा कि एक पीआर तरह एक एक्टिविटी है जो मुझे अच्छी लगी, कि पाकिस्तान में बहुत कम इस तरह होता है, कि मुझे पूरा एक स्टंट लग रहा है कि खलील साहब और हुमायूं का आखिरी ड्रामा इकट्ठे, क्योंकि स्टंट कहानी हो गया, क्योंकि मान याद है जब मेरे पास तुम आई तब हुमायूं ने कहा था कि हमने 3 एंड शूट किए हैं, क्योंकि एक ही एंड शूट किया था उन्होंने, इस तरह की उन्होंने थोड़ा एक शुल्ली फेंकी थी, तब भी हो सकता है शुल्ली है भी, पर तब मुझे कोई और करता मैं कहती शुल्ली, नदीम बेग ने की वो शुल्ली थी जो डिजाइन की शुल्ली थी, खलील जी शुल्लियों में नहीं डाल, खलील जी एक खुला सांड है, कहीं भी बच सकते हैं, कहीं भी कुछ हो सकते हैं, खलील जी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। खैर मैंने फर्स्ट लुक बड़ी मुझे पसंद आई, सज्जल भी बड़ी प्यारी लग रही थी, और हमारे से प्रोफेसर वाइब में तो कुछ वैसे वीडियोस भी आगे जुराया वगैरह में शूटिंग हुई थी, तो बहुत एक्साइटमेंट है, जल्दी लगता है देखने को मिलेगा। अच्छा मान अभी आपने बात की हनी ट्रैप की, तो मुझे उससे याद आया वो गाना, अच्छा हाँ वो गाना फाइनली आ गया मंजर आम पे, रात के है साए ये मौसम दिल को भाए, रात के है साए ये मौसम दिल को भाए। अच्छा फिर दुख मुझे हुआ 4K का, इस गाने को ऐसे फेंको ना 1080 पिक्सल में 1 मिनट का, कि हमारी फिल्म सक्सेसफुली रन कर रही है। दुख बस ये हुआ कि रमशा का मैंने बड़ी तारीफ की थी, हाँ। तो रमशा का सबसे जो वर्स्ट था ना पार्ट गाने का वो रिलीज कर दिया। लोग ना कह रहे हैं पत्थर पत्थर किसने कहा, रमशा अच्छी, और सही का उस गाने वाले पार्ट में लग रहा है मतलब एंड वाला हो क्योंकि एक पार्ट में रमशा बहुत फ्लेक्सिबल थी, एक पॉइंट पे पता नहीं बड़ी घबराई हुई सी थी, पता नहीं वो पहले शूट और बाद में पता नहीं क्या हुआ था। रमशा हुमायूं इकट्ठे आते हैं ना, वो रमशा ऐसे करती हैं, ऑब्वियसली इट्स टेस्टफुली डन, तो इतना वो ज्यादा नहीं फुड़की, लेकिन वहां फुड़की गाना है भी स्लो सा उस तरह का, तो मैंने बड़ा एंजॉय किया, मुझसे क्या होगा, तो वो 1 मिनट का गाना पूरे पूरे आएगी जाती हुई, मेरे ख्याल से कुछ दुश्मनी चल रही है, क्योंकि रमशा ने भी एक दफा गाना नहीं लगाया, ना कोई पोस्टर लगाया, नहीं गाना तो अपना लगाती है, उन्होंने कुछ नहीं लगाया, ना रमशा ने प्रमोट किया मूवी का, उन्होंने प्रमोशन डाला, वाह एक्सटेंडेड कैमियो था, मानीवर से ज्यादा रमशा थी, हाँ तो मानीवर पोस्टर में थे, देखो एक्सटेंडेड कैमियो था ना शुरू से, जो भी था मानी आप कुछ तो प्रमोट करते हैं, मूवी आ रही है, लव गुरु आ रही है, उन्होंने ना पोस्टर लगाया ना स्टोरी लगाई ना कुछ लगाया, और वो भी पूरी दुश्मनियां कर रहे हैं कि 1 मिनट का फेंक के बस हमारी रनिंग सक्सेसफुली, क्योंकि ये गाना भी था बीच में, ये गाना पूरा करें रिलीज 4K में। I think कुछ देर बाद सारे गाने आ जाएंगे मुकम्मल, once the film has completed a few weeks, है ना? Yeah, let's wait. खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ बॉक्स ऑफिस अपडेट्स के बारे में, और आप सब लोग मेरी आवाज में आज एक एक्साइटमेंट देख सक रहे हैं, जबकि आप सब जानते हैं नंबर्स और रिपोर्टिंग को लेकर मैं काफी देर से बड़ा मायूस होता हूं। हमारी वही बात है कि भाई इन नंबर्स को आप वेरीफाई नहीं कर सकते, और कहीं न कहीं देयर इज नो इंडिपेंडेंट बॉडी के जो इनकी ऑथेंटिसिटी को एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और ये पिछले कई सालों से कंट्रोवर्सी चलती आई है कि भाई इसने झूठ बोल दिया, उसने झूठ बोल दिया, और हमेशा ऐसा होता है कि एक बंदा एक बैनर निकालता अपना कि मैंने इतने पैसे कमा लिए, अगला बंदा उसे काटने के लिए जिसका जो दिल करते लगाते रहते हैं, आपस में लड़ाई करते रहते हैं, इसका झूठा और कुछ भी नहीं होता। आपको याद है हमने एक शो भी स्टार्ट किया था बॉक्स ऑफिस वाले के नाम से, उसको हमने खत्म कर दिया, कहीं ना कहीं नंबर्स की बात थी कि ऑथेंटिसिटी को हम लोग नहीं लेके आ सक रहे, पर आज कुछ ऐसा हुआ है कि नदीम मांडी वाला जो दीमक फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर है, और जिनको नहीं पता वो एक बड़े एक इंडस्ट्री वेटरन है, उनकी कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन में उनका बड़ा नाम है, एग्जीबिशन उनके सिनेमाज भी हैं, एटीएम सिनेमाज और सामत में भी है, उनकी वेबसाइट भी बड़ी अच्छी है, हम याद प्लग कर चुके हैं पहले भी, है ना, मूवी की सारी अपडेट से कौन सी लग रही है कि नहीं लग रही सबसे पहले उधर आती होती थी। तो उन्होंने आज एक ऐसा पत्ता फेंका, उन्होंने कहीं पूरी गेम को बदल दिया, उन्होंने क्या सच है क्या, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने दीमक फिल्म के वो डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने दीमक फिल्म के पाकिस्तान के हर शहर के हर सिनेमा के हर दिन के कितने पैसे फिल्म ने कमाए, उन्होंने एक डिटेल डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया सब जर्नलिस्ट के साथ, ऑब्वियसली पब्लिकली शेयर करने के लिए नहीं, कि आप वेरीफाई कर सकें, ताकि जो एक सवाल उठता है नंबर्स को लेके भाई झूठ बोला जा रहा है, ये नंबर्स नहीं है, तो उन्होंने सब कुछ सामने रख दिया आपके, और वो क्योंकि द लेजेंड ऑफ मॉलजेट के भी डिस्ट्रीब्यूटर रह चुके हैं, मैंने वैसे उनसे उसकी भी मांगी, तो उसकी भी शीट शेयर की, और इतनी डिटेल शीट है 140 पेजेस, अभी तक लीगल फिल्म ना, अच्छा, तो अभी देखना आज लास्ट वीक में वीक नंबर
अगेन यहाँ पर मैं चला नहीं सकता कि अगेन ये मतलब कि इट्स नॉट टू बी शेयर्ड। लास्ट वीक में वीक नंबर 139 में इसने कितने पैसे कमाए अभी भी, और प्रॉपर इसका रिकॉर्ड है। तो ये देख के मैं बड़ा खुश हुआ और मेरे अंदर फिर से एक उमंग पैदा हुई, मान जान के आज मैंने कोई 2 घंटे मैंने स्पेंड किए बॉक्स ऑफिस के ऊपर। पहले मुझे बड़ा मजा आता था कि वीक 1 वीकेंड 1 डे 1 ये हो गया, खुशी से लिखता होता था। और मैं बहुत शो देखता होता था कि मैं बचपन से बड़ा मैंने बॉक्स ऑफिस को फॉलो किया। इंडिया में भी तरह आदर्श करते होते थे, मैं हमेशा बताता है कौन सी मूवी हिट होगी, फ्लॉप होगी या ब्रेक इवन हुआ है। इंडिया में भी बड़ा गंद शुरू हो गया पिछले सालों से, वहां पे भी जो दिल करता है झूठ बोलते रहते हैं वो लोग, और पाकिस्तान में भी गंद हो चुका है। हालांकि उनके पास बॉडीज भी हैं वेरीफाई करने वाली, वो फिर भी झूठ बोलने लग जाते हैं। और यहाँ पर भी बहुत एक अजीब सी गेम गंदी हो चुकी थी। बट इसके बाद मुझे खुशी हुई और मैंने कह दी कि नंबर्स को देखने की कोशिश की, क्या हुआ है डे 1 डे 2 वीकेंड 1, थोड़ी मैं डिटेल्स आपके लेकर आया हूं। और मैं चाहूंगा आई थिंक अब ये एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस हो कि जो फिल्म आए वो नंबर्स अपने प्रॉपर इस शीट बनी होती है ना, इसका मतलब हर डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है प्रॉपर डिटेल शीट, तो वो आप शेयर कर दें जर्नलिस्ट के साथ शेयर करें ताकि आप वेरीफाई कर सकें नंबर्स को। वो क्यों करवाएंगे झूठ बोलना। तो या थिंक इसके कि इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग रन में मैं किसी एक फिल्म का पिन पॉइंट नहीं करा, एट सम पॉइंट कहीं ना कहीं सब ने कभी ना कभी किया हुआ है। लास्ट टाइम जब फिल्म आई थी लंदन ही जाऊंगा, कायदे जिंदाबाद, मतलब मैं किस किस को पॉइंट आउट हमेशा होता है, हल्का फुल्का सब करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, प्लीज बी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि आपकी जब बजट बताओगे वो करोगे तो होते कि कितने हुए कितने नहीं हुए हमें पता चले मूवी कैसी। और ये मुझे बात नदीम साहब ने बात की कि मोमेंट दिस इज आल्सो हार्मफुल, से मेरी कॉल में बात हुई कि इन नंबर्स को देख के अक्सर लोग देख के हम आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जब ये नंबर्स वो देखते हैं असल में तो होते नहीं है, फिर वो डिसअपॉइंटिंग होते हैं, बहुत सा पैसे एट स्टेक होते हैं, कितना क्या हो रहा है सारे आपको। अच्छा बिफोर आई गो टू द नंबर्स एक बात मैं कहना चाहूंगा, बोथ द फिल्म्स लव गुरु एंड दीमक हैव परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल एट द बॉक्स ऑफिस, और ये बात आपको वैसे भी पता चल जाती है सिनेमास में रश देख के। हाउसफुल जारी फिल्में, टिकट्स नहीं मिल रही, और ये एक्साइटमेंट, ये यूफोरिया, ये चर्चा आप देख सक रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि भाई बहुत ज्यादा फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया। लेकिन मसला ये हो रहा है कि जब बिजनेस के नंबर्स आ रहे हैं और रिकॉर्ड्स बनाने की बात की जा रही है, हाईएस्ट डे 1 हाईएस्ट वीकेंड 1, वहां पे थिंग्स आर गेटिंग अ बिट थोड़ी अजीब सी कुछ बातें यहाँ पे हो रही हैं। 2 फिल्में आई हैं लव गुरु और दीमक। पहले दीमक का मैं साफ साफ बता दूं दीमक के नंबर्स क्या है, वो तो एक डिटेल डॉक्यूमेंट भी है। दीमक के भाई 10 दिनों में सो ईद आई थी सैटरडे को, सो नॉर्मली जिनको नहीं पता थोड़ा सा मैं आपको जरा बता दूं, मैं बड़ा एक्साइटेड हूं आज। सो नॉर्मली फिल्में आती है फ्राइडे को, फ्राइडे सैटरडे संडे होता है आपका वीकेंड, उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन, सारा मिलकर हो जाता है एक वीक। अगर आपकी फिल्म आती है थर्सडे को फॉर इंस्टेंस, कभी अगर होता है इवेंट हो, तो फिर आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 डे एक्सटेंडेड वीकेंड उसको कहते हैं। अगर वेडनेसडे को आए फिर 5 डे एक्सटेंडेड वीकेंड हो जाता है, और नंबर्स थोड़ा जरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते होते हैं। अब लव गुरु और दीमक आई थी सैटरडे को, ईद थी, फ्राइडे को फिल्में लग गई थी, कुछ जगह प्रीव्यू हो गए थे, बट सैटरडे को ये लोग अपना दिन स्टार्ट करें और इन्होंने सैटरडे संडे और मंडे को अपना ईद वीकेंड काउंट किया, और उसके बाद आगे पूरा इन्होंने वीक 1 को काउंट किया। तो अभी तक इस मंडे तक जो कि बनते हैं 10 दिन, वहां तक के नंबर सामने आ चुके हैं। दीमक के नंबर हैं भाई 8.3 करोड़ फॉर द फर्स्ट 10 days, व्हिच इज अ बिग नंबर बिकॉज इट वाज नॉट अ वेरी बिग कमर्शियल फिल्म। अब जहां तक लव गुरु की बात करें, लव गुरु ने 10 दिनों में कमाए हैं 29.2 करोड़ लोकली और 26.1 करोड़ ओवरसीज में, तो टोटल हो गया 55.3 करोड़। एक्साइटेड बात बिल्कुल है। यहाँ पे थोड़ी सी बात जो मुझे थोड़ी इतनी अच्छी नहीं लगी वो ये लगी कि जहां पे लव गुरु और मौला जट को कंपेयर किया गया, पहले बात सामने आई कि भाई लव, ये बात मैंने खाली लास्ट की बोली थी कि मौला जट को लेके एक कंट्रोवर्सी बनी थी। जिनको नहीं पता उनको मैं बात डिटेल में बता दूं कि जब मौला जट रिलीज हुई थी आज से 3 साल पहले 2022 में हुई थी वो, तो उस वक्त नदीम मानवाला फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने कहा था फिल्म हमारी बड़ी महंगी बनी है और जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपने पैसे रिकवर करने का थोड़ा जरा ऑब्वियसली कि पैसे हम मैक्सिमाइज करें रिटर्न्स को। तो उन्होंने कहा था कि मैं सजेस्ट करूं कि आप फिल्म की टिकट थोड़ी महंगी कर ले पहले 11 दिनों के लिए, उससे होगा ये कि जो एक शेयर होता है ना फिल्म का, मतलब बहुत टेक्निकल बात होनी लग रहा है मुझे, अच्छी बात है, होनी चाहिए ताकि सबको पता चले कि जब फिल्म लगती है ना सिनेमा में, आप टिकट देते हैं 1000 की टिकट है, उसमें से 500 जाता है सिनेमा वाले को और जो बाकी 500 बचता है उसमें से एक परसेंटेज होती है कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के पास और कुछ प्रोड्यूसर के पास। तो प्रोड्यूसर के पास एक छोटा चंक आता है, तभी कहते हैं कि फिल्म 10 करोड़ की बनी तो वो 20 करोड़ से ज्यादा कमाएगी, तब जाकर ब्रेक इवन स्टार्ट होगा। क्योंकि 20 में 10 तो सिनेमा ले गया। तो उन्होंने कहा था कि आप ऐसा करें कि हमें आप जरा एक रेशो ज्यादा दें और आप टिकट थोड़ी महंगी कर ले। तो सबने मान लिया, बट 3 सिनेमा से बात नहीं मानी थी, जो थे भाई सिनेस्टार, सिनेप्लेक्स और न्यूप्लेक्स, जो कहते हैं कि बड़े जायंट्स थे। कि सिनेप्लेक्स पूरे पाकिस्तान में बहुत सी स्क्रीन्स हैं। तो इसके बाद फिल्म शुरू के आई थिंक 2 हफ्ते तक इनमें लगी ही नहीं थी, यानी कि ऑलमोस्ट मैंने स्क्रीन्स यहाँ पे लिखी थी, कहाँ की स्क्रीन्स मेरी, मेरा नंबर कहाँ चला गया मान, 69 स्क्रीन्स पे फिल्म लगी ही नहीं थी।
जबकि टोटल पता है इस वक्त पाकिस्तान में कितनी स्क्रीन्स हैं? टोटल इस वक्त पाकिस्तान में 47 जगहों पे सिनेमाज हैं और टोटल 125 स्क्रीन्स हैं। तो आप 2023 में थोड़ी सी ज्यादा स्क्रीन इससे इमेजिन कर लें, कुछ सिनेमाज बंद हुए हैं, बट 69 पे लगी ही नहीं थी। और फिर बहुत बड़ा अमाउंट था। तो उस वक्त जो मौला जट ने अपने पहले वीकेंड में पैसे कमाए थे, उसके पैसे अपने पहले वीकेंड के थे 11.3 करोड़ और लव गुरु ने कमाए 12.8 करोड़। तो इन्होंने कहा हमने इसको बीट कर दिया, which was a bit unfair because उसको वो पूरे सिनेमा में लगी थी और टाइम भी देखो ना, पैसों का भी तो फर्क पड़ता है। और उसके बाद पैसों का मतलब कि वो 3 साल पहले आई थी। वो इतना बड़ा पॉइंट नहीं है कि आप इन्फ्लेशन की बात कर रही हैं, वो भी पॉइंट है कि डॉलर तब बड़ा कम था, बट मेन पॉइंट है कि आप वो फिल्म लगी नहीं थी। उसके बाद वीक 1 इसका है 23.7 करोड़, मौला जट से कंपेयर किया जा रहा है उसका 20 करोड़ है कि भाई ये हाईएस्ट वीक बन गया, व्हिच आई थिंक इज अगेन अनफेयर बिकॉज़ वो फिल्म लगी नहीं थी सिनेमाज में। बट देन अगेन ये मेकर्स खुद नहीं कह रही है, बाकी पेजेस हमारे इसको पोस्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये कंपैरिजन शुड बी डन क्योंकि मौला जट का जो नंबर है उसका वो अभी भी सिनेमा में चल रही है, इतनी देर के बाद उसका ऑलमोस्ट 125 करोड़ हो चुका है ओनली इन पाकिस्तान, लोकल उसका बॉक्स ऑफिस। और अगर सब ग्लोबल सारा मिला के तो ऑलमोस्ट 400 करोड़ तक नंबर वो जा रहा है वो। तो उसके साथ तो मतलब वो तो यू नो फिर इट्स एम्बैरेसिंग इन द लॉन्ग रन जब लव गुरु का फाइनल आएगा। लव गुरु का भी टोटल है 55.3 करोड़ व्हिच इज अ बिग नंबर, जो बहुत अगेन तालियां, बहुत बड़ा नंबर है। और ये आई थिंक करते करते 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे लोग। लेकिन फिर भी ना ये कंपैरिजन विद मौला जट, आई थिंक मौला जट को मैंने पहले भी कहा था, मौला जट इज एन आउटलायर, इट्स नॉर्मली इट्स अ वंस इन अ जनरेशन फिल्म है वो, उससे आप नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि उसके साथ ही बहुत से फैक्टर्स थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। सालों की मार्केटिंग, सालों की हाइप, इतना बड़ा नाम ऑलरेडी, इतनी बड़ी कास्ट और बहुत से फैक्टर्स थे, उसका कंपेयर करना आई थिंक इट्स अनफेयर फॉर लव गुरु आल्सो। दोनों के साथ जाती है, दोनों फिल्मों के साथ। तो ये कि हम लव गुरु को सेलिब्रेट करें एंड हाँ नंबर्स में थोड़ी जरा ऑथेंटिसिटी, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और नंबर्स का एक ब्रेकडाउन आए ताकि सब नंबर्स को रिपोर्ट कर सके और मजा आए। मुझे पहले इतना मजा आता होता था जब जेपी ने टाइम पे भी फर्स्ट डे, फर्स्ट वीकेंड, सेकंड डे, तब डेली नंबर्स आते थे। अब डेली नंबर्स भी नहीं आते, खुद एक लमसम अमाउंट आती है, 3 दिन बाद आ जाती है। अभी लव गुरु के जैसे एक फर्स्ट वीकेंड का नंबर आया था, उसके बाद ये 10 दिन का नंबर आया है। बट खैर वी आर हैप्पी एटलीस्ट फिल्म हैज क्लिक्ड एट द बॉक्स ऑफिस, लोग उसको देख रहे हैं भरपूर अंदाज में, डिस्पाइट द फैक्ट हमारे पास सिर्फ 125 स्क्रीन्स हैं। मतलब इंडिया में इतनी स्क्रीन्स हैं, वहां पे पैसे वो फिल्में कमाती हैं। आई होप कि स्क्रीन में इजाफा हो। अभी जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, फंड्स दिए जा रहे हैं और रिबेट्स दिए जा रहे हैं, स्क्रीन्स और बढ़े और कहने की हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़े और अच्छा काम हो और ढेर सारे पैसे कमाए जाएं। आई थिंक मैंने सारी बात कर ली। इसके अलावा जो फिल्में लगी थी फाइनल डेस्टिनेशन और मिशन इम्पॉसिबल, वो कब की लगी हुई हैं, वो भी अभी भी जरा काफी खिड़की तोड़ उनका भी रिस्पांस अभी भी आ रहा है। ईद के मौके पे अभी भी लोग वो देख रहे हैं। और कहीं कि आपको भी आइडिया हो, जब आप इंस्टाग्राम स्टोरी देखो लोगों की, तो अभी भी वो देख रहे थे, अब सरप्राइज अच्छा लोग ये भी देख रहे हैं। तो वो फिल्में भी चल रही हैं, बट गुड टाइम फॉर आवर बॉक्स ऑफिस इन जनरल। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और अपकमिंग फिल्म के बारे में जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मांडवा एंटरटेनमेंट। इसका नाम है वेलकम टू पंजाब, जिसको डायरेक्ट किया शहजाद रफीक साहब ने। और इससे पहले हम इस ट्रेलर की बात करें, मैं चाहूंगा थोड़ी सी हम बात शहजाद रफीक साहब के बारे में करें, बिकॉज़ आई थिंक इट्स अ बिट सैड कि हमारे पुराने डायरेक्टर्स को नई जनरेशन जानती भी नहीं है, सेलिब्रेट दूर की बात है। तो मैं चाहूंगा आज हम इनकी जर्नी को थोड़ा सेलिब्रेट भी किया जाए और आप सबको बताया जाए कि ये कौन है लोग। कुछ लोग सईद नूर साहब बहुत मेन स्ट्रीम है, उनको लोग जानते हैं, बट शहजाद रफीक इज अनदर नेम दैट आई वांट टू सेलिब्रेट। तो शहजाद रफीक साहब ने बहुत सी आइकॉनिक फिल्में प्रोड्यूस भी की हैं बैक इन द डे। अगर आप 1996 और 1998 में जाएं तो इनकी फिल्में घूंघट और निकाह ने प्रोड्यूस की थी। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, रेशम का है लहंगा मेरा, जाली की चुनरिया, जब मैं नाचूं छन छन बोले पावे झांझरिया। उसके बाद एज अ डायरेक्टर इन्होंने डेब्यू किया इन 2001 विद रुखसती। जो फिल्म YouTube पे अभी अवेलेबल है, आप जाके देखें, आपको अभी भी 2025 के हिसाब से भी वो फिल्म इतनी फ्रेश, इतनी मजेदार लगेगी। मोहम्मद राना है उसमें, रेशम है, मीरा है। उसके बाद 2004 में इनकी फिल्म आई सलाखें, जो मुझे जिसकी पहली मेमोरी है इस फिल्म की, शहजाद रफीक की पहली फिल्म जो मैंने देखी थी, जिसमें ज़ारा शेख थी मेरी फेवरेट, अहमद बट थे, मीरा भी थी इसमें। और इसके गाने इतने मजेदार थे। ईमान को मैंने अभी तो खैर अभी आई थिंक कल परसों में दिखा रहा था, वो मीरा गाना था जो सलाखें
इसके बाद ही मोहब्बतें सच्चियां 2007 में, जब तक मैं होश संभाल चुका था, मुझे इस फिल्म की मेमोरीज बिल्कुल याद है। मैंने फिल्म को 2-3 दफा देखी थी। फिल्म भी है, इतने इसके मजेदार गाने हैं, ईमान भी जानती है, सारे गाने अभी तक मुझे याद है। इतने वो खूबसूरत उनकी पिक्चराइजेशन है गानों की। अच्छा, शराद साहब की फिल्मों में गाने हमेशा बड़े मजेदार होते हैं। इवन सलाखे में इतने मजेदार गाने उन्होंने शूट किए हैं, और मोहब्बतें सच्चियां गाने अभी भी आइकॉनिक है, अभी भी सुनते हैं। तेरे नाल एंड फॉर अ पंजाबी फिल्म इट वाज सो वेल शॉट कि उस जमाने के हिसाब से इतनी प्यारी फिल्म शूट हुई थी। और मुझे अभी भी याद है इसकी जो प्रमोशनल कैंपेन हुआ था, पूरा इन्होंने माल रोड पूरे बोर्ड लगे थे, तो बड़ी एक हिट फिल्म थी ये। उसके बाद इश्क खुदाई थी 2012 में, ये मान के याद होगी, हमारा पहला प्रीमियर था ये, याद है? पहला लाइक प्रॉपर प्रीमियर जहां हम गए थे, जहां मीरा भी घूम रही थी, याद है? इसके पहन के तो ये शहजाद के साथ थोड़ी हटके फिल्म थी, थोड़ी जरा इन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की थी। इसमें शान थे, साइमा थी, मीरा, एहसन खान और वयाम भी थी, हु पास्ड अवे। उसके बाद फिर सलूट है 2016 में। बेसिकली वो एक बायोपिक थी, याद होगा वो एतजाज हसन, जिस बच्चे ने शहीद होके अपने पूरे स्कूल को बचा लिया था सुसाइड बॉम्बर से, तो उसके ऊपर इन्होंने बायोपिक बनाई थी। थोड़ी हटके थी शहजाद रफी की बाकी फिल्मों से, मतलब पहले उधर कमर्शियल फिल्म बनाते रहे, ये एक पैरेलल सिनेमा की फिल्म थी। उसके बाद अब 2025 में वापस आ रहे हैं विद वेलकम टू पंजाब, और इसका ट्रेलर आ चुका मंजर आम पे। एंड जैसे आप सब ऑलरेडी गेस कर चुके होंगे, थोड़ा सा मैं बायस्ड हूं, तो हमारे इतने पुराने डायरेक्टर हैं जो 1906 से काम कर रहे हैं, तो हल्का सा मैं उनको जरा एक मेरा एक प्यार, एक लगाव, एक इज्जत, एक एहतराम उनके लिए है। तो ये फिल्म आ रही है भाई 14 अगस्त को। कास्ट में बहुत एक मजेदार सी सपोर्टिंग कास्ट की मैं बात करना चाहूंगा, बहुत से बड़े नाम है। मुमताज जी इसमें नजर आएंगी आपको, जो हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस है मुमताज जी, बहुत सालों बाद एक कमबैक करी है। बुशरा अंसारी हैं, जावेद शेख हैं, अदनान सिद्दीकी थे, अर्जुमन रहीम थी, साजिद हसन थे, यासिर नवाज थे, इफ्तिखार ठाकुर, कैसर पिया। और मेन कास्ट में 2 नए चेहरे तो नहीं, आदि खान इज नॉट एग्जैक्टली नया चेहरा, वो टीवी बहुत सारे काम कर चुके हैं, बट कहने की एज अ हीरो उनकी पहली फिल्म है। एंड साथ ज़ारा हयात एक नया चेहरा इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। ईमान, ट्रेलर कैसा लगा आपको? ऑनेस्टली ट्रेलर में जैसे लाइक मेरे माइंड में इट्स ओल्ड स्कूल, इट्स बॉलीवुड, ओल्ड स्कूल के हिसाब से काफी मुझे बेहतर लगा, लाइक जिस तरह शूट वगैरह हुआ था, टेक्निकल साउंड लगा, टेक्निकली मुझे बेहतर लगा, क्वालिटी वगैरह भी सही लगी शूट वगैरह की। मुझे पता नहीं मेन लीड से मसला है, मतलब कि ठीक है लड़की नहीं इंट्रोड्यूस करते, कोई जैसे जन्नत को लेके आए थे, कोई टिकटॉकर कर लेते, कोई कर लेते, ताकि एटलीस्ट ज्यादा रॉ वाइब आ रही है, बहुत रॉ वाइब आ रही है, तो वो देख के थोड़ा सा मुझे। और फिल्म की जहां तक बात करें, अगेन थोड़ी ओल्ड स्कूल एक फ्लेवर है, जो बॉलीवुड का तड़का होता है, बट एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म की जो कहानी का फ्लो होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो हमारे पुराने मेकर्स इनको फिल्म को काटना, फिल्म को बांधना आता है। आई होप सो। बाकी फिल्म में कुछ जगह पे कुछ इश्यूज वगैरह हैं जो बेहतर हो सकते हैं, बट देन अगेन एज ए अर्ली सेट एक हमारे पुराने डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्म है, तो इट्स एन ओल्ड स्कूल लॉलीवुड फिल्म जो 14 अगस्त को आने वाली है। और इसको मांडवा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट करे, वो मैं थोड़ा एक्साइटेड कि वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा लगा मुझे, उन्होंने एक अच्छी एक अच्छी जोड़ी बनेगी। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करें पंजाबी फिल्मों की, तो कैसे ना बात करें भाई एक ऐसी पंजाबी फिल्म के बारे में जिसने कफ से एक थलथली क्या होता है, थरथड़ी मचाई हुई है, एक थलथली ही मचाई हुई है, थरथराहट भी है, थलथलाहट भी है, घबराहट भी है, सब कुछ है भाई। बात मैं करूं सरदार जी 3 के बारे में, जो फिल्म अनाउंस हुई थी कुछ महीने पहले, हमने खबर उसकी ब्रेक की थी मेरे ख्याल से गैलेक्सी पे, जिसमें हानिया आमिर हमारी पाकिस्तानी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ के साथ हमें दिखने वाली थी। बदल हालात थोड़े जरा आप सब जानते कुछ हो गए मुश्किल, और फिल्म की रिलीज खतरे में पड़ गई, और सवाल था कि हानिया इसमें होंगी कि नहीं होंगी। लास्ट वीक हमने बात की थी इसकी, नहीं टीजर नहीं आया था, आई थिंक लास्ट वीक हमने इसकी बात की थी इसके बारे में, तब इसका टीजर नहीं आया था, और तब मुझ तक एक खबर पहुंची थी मेरे कानों तक, जो मैंने क्रिप्टिक सी एक पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे, जो अब मैं थोड़ी आपको डिकोड कर देता हूँ। तो सुनने में आया था कि हानिया आमिर को एआई से रिप्लेस किया जा रहा है फिल्म में, और वो होंगी बट वो नहीं होंगी। पर अभी के लिए ये सारी बातें कहने की एक सवाल है, बहुत से सवालात हैं। जो बात अभी कंफर्म है, जो बहुत एक्साइटिंग बात है, वो ये है कि फिल्म आ रही है पाकिस्तानी सिनेमा घरों में 27 जून को। जी हाँ, साइमल्टेनियसली रिलीज होगी दुनिया भर में। और एक और भी बड़ी एक्साइटिंग खबर सुनने में आ रही है, अभी अगेन हम जिंक्स करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि बात सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बात एंड तक पहुंच जाए और फिर बात आप तक लेकर आए। बट बात है बहुत खुशी की, एंड कहीं नहीं कि आपने हमारी एक्साइटमेंट कर लिया होगा। बट 27 जून को सरदार जी 3 आ रही है सिनेमा घरों में। स्टे ट्यून्ड टू गैलेक्सी फॉर ऑल द अपडेट्स इस फिल्म को लेके। और मैं बहुत खुश हूँ कि भाई फिल्म आ रही है हमारे पाकिस्तानी सिनेमा घरों में, मजा आएगा देखने का। आगे बढ़े फिर मान। यस,
आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं फिल्मों से ड्रामों की। जी हाँ, एक ड्रामा शूट हो रहा है जिसके सेट पे यासिर नवाज ने किया छोटा सा इंटरव्यू विद फिरोज खान। तो फिरोज खान का एक छोटा सा इंटरव्यू यासिर नवाज के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे कुछ बातें इधर उधर की, एंड ये इंटरव्यू ईमान ने भी देखा और मैंने भी देखा, और मजे की बात है हम दोनों के सेम रिएक्शन था। ईमान अभी ऊपर ही, मैंने कहा फिरोज कितना डिफरेंट लगा, स्वीट सा, क्यूट से, पॉजिटिव से। अल्हम्दुलिल्लाह यासिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान जब गलत नहीं होता तो उसको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब अच्छा पता नहीं फिरोज बीच में, हालांकि नॉर्मली फिरोज के जब इंटरव्यूज आते हैं तो फिरोज हल्का सा ना एक बैड बॉय अवतार में आते हैं, गरूर सा होता है, एक 111 में झुकता नहीं साला, इस मोड में होते हैं, बहुत ही काम और कंपोज। अच्छा, इवन उनकी लुक भी पुराने फिरोज लगे मुझे। हाँ, लुक वैसे मुझे अच्छे लगे उस तरह से, और मुझे बस पुराने अच्छे फिरोज कहने के बीच में काफी कमजोर हो गए थे वो, और जो पूरा केस भी था तो बस जरा अभी इवन जो ड्रामे मुझे अच्छे नहीं लग रहे, जो आइजा वाले ड्रामे में है उसमें फिरोज के लुक नहीं मुझे अच्छी लग रही। फिरोज लग रहे हैं, हाँ, मतलब कि जिस तरह नॉर्मली होते हैं, हेल्दी, हैप्पी, एट पीस। उनकी बातें भी सारी मुझे बड़ी पॉजिटिव लगती, मुझे उनकी किसी भी बात में कुछ नहीं लगा कि अटैक कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं 10 साल से इंडस्ट्री में हूँ। कितना टाइम हो गया? 10 साल। क्लिप से लग रहा था कि फिरोज फिर से कोई ना वार कर रहे हैं, पर पूरा आप देखें ना इंटरव्यू। हाँ, क्योंकि मेन बात जो उठी है वो यही हुई है कि जो इकरा ने एक स्टेटमेंट पास की थी कि मैं फिरोज के साथ काम नहीं करूंगी आफ्टर एवरीथिंग दैट हैपेंड, तो फिरोज उस पे अब क्या टेक देंगे, या फिरोज काम करेंगे इकरा के साथ। तो फिरोज ने बरस को नॉर्मली कहा कि मेरा और इकरा का, उन्होंने नाम नहीं लिया इकरा का, बट अब सबको पता है इकरा की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा मेरा इतना अच्छा बॉन्ड था उनके साथ, क्योंकि उनकी और मेरी जितनी दोस्ती रही है और जितना मैं उनको डिटेल में जानता हूँ, पीछे दोस्ती थी, सब कुछ था, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने जिस तरीके से बात की। एक सर्टेन फीडबैक आना मेरे बारे में, वो मेरे लिए हाँ शॉकिंग था। प्रॉब्लम उनको भी शायद एक्सपेक्टेशन हो, जैसे खलील जी मायरा का था कि पीछे कह देते हैं, बात हो जाती इस तरह अनाउंसमेंट करने के अलावा, तो उनको ये था कि मैं अब नेगेटिव एनर्जी से दूर रहूंगा। मैं बहुत खुश हूँ अपने काम में, मैं ऐसी एनर्जीज अपने आसपास अवॉइड करना चाहता हूँ। और यासिर ने जबकि बहुत कोशिश की बात निकलवाने की, कंफर्म बोल दो ना कि काम नहीं करोगे, एक स्टेटमेंट दो। वो नहीं करोगे उनके साथ, ये बोल दो, साफ बोल दो ना। उन्होंने भी स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने कहा बस मैं नेगेटिव एनर्जी से दूर रहूंगा, और बाकी अल्लाह पाक की ज़ात में हमेशा यकीन करता हूँ कि जो मेरा रिस्क लिखा हुआ है उनसे होगा। तो मुझे कि रोटी खिलाने वाला अल्लाह ताला है, एंड यू नो हाउ इट्स कमिंग अलोंग। इट वाज अ नॉर्मल गुड इंटरव्यू। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की, जहां बात करने जा रहे हैं कॉन्सर्ट के बारे में, जहां पे कुछ हलचल हुई, कुछ हंगामा हुआ, जो कहीं ना कहीं हमेशा होता है। बात हम किसकी करें मान? कौन तलहा तला अंजुम के बारे में। तला अंजुम का हुआ एक कॉन्सर्ट, दोनों का था, तला अंजुम का था, दोनों थे वहां पे। यंग सनर्स का कॉन्सर्ट हुआ और तला अंजुम का कॉन्सर्ट हो, और कोई कुछ तरह अफरा तफरी ना हो, कोई बोतलें ना मारे ऐसे, पता नहीं बेचारी से बहुत ही बुरा हुआ है, बहुत बोतलें पड़ चुकी हैं। बॉटल्स मारते लोगों ने, क्यों बॉटल क्यों मारते हैं? इतने उनकी कल्ट फॉलोइंग है, बहुत लोग यंगस्टर्स को पसंद करते हैं, पता नहीं खुद ही राउडी बनाते हैं ना अपने फैंस को, तो फिर राउडी ऐसे कुछ कर लेते हैं। बॉटल किसने मारी और फिर बॉटल मारना बहुत गलत बात है, किसी को भी इट्स डिसरिस्पेक्टफुल। एक बंदा परफॉर्म करने आया, उनको ऐसे बोतल मारे हो, बट हमारे तलहा पीछे नहीं हटते, जब बोतल बड़ी तलहा के आगे से आते हैं, बोतल में क्या बहन का रिश्ता भेजा है, बोतल के अंदर अपनी बहन का रिश्ता मुझे फेंका है, और फिर सारे रॉडी बॉयज ये मतलब बेचारी बहन का क्या लिंक, जो घर में बैठी हुई ना, उसको लिंक ना लेकर, फिर उसके बाद अगर एक बाप का है तो इधर आप फिर माँ को अटैक कर दिया ना, माँ बेचारी का लिंक ना बहन का लिंक, लड़के को बोले जो बोल रहे हैं, ये मुझे बड़ा गलत लगता है। हमारी सारी गालियाँ हर चीज़ होती है माँ और बहन के ऊपर, ना बेचारियों ने कुछ किया होता है, सारे लड़कों के मसलों में वो बीच में रगड़ी जाती हैं, तो सारे अटैक करके फिर उसके बाद उनको उन्होंने पकड़ भी लिया, पकड़ के उन्होंने स्टेज पे बुलाते हुए ना उनको जो बांध से तो बालों से खींच रहा था ऊपर, तो खैर उसके बाद फिर वहाँ से उन्होंने उनको ऐसे करके उठाया, और फिर मेरे साथ पीछे जाकर पता नहीं क्या हुआ उन्हें, जो यहाँ पे भी कह रहा था बहन का रिश्ता, एक बाप का, तो जो एक शॉट है जिसमें गुस्से में कुछ पता नहीं गालियाँ शालें दे रहे हैं, तो मेरे साथ पीछे जाके मारा शारद होगा, सीधी सी बात है। इतना तो वो भी अच्छी नहीं कि बस मैंने गंद को निकाल दिया कॉन्सर्ट से, उन्होंने रखा ना पीछे कमरे में कि कॉन्सर्ट खत्म होगा उसके बाद आएंगे। तलहा भाई आगे बताएंगे। कॉन्सर्ट हमेशा एक होता ज्यादा, पता नहीं, मतलब इतना एंग्री यंग मैन भी हैं। और तलहा इस तरह के कॉन्सर्ट में इतनी वीडियो देखी थी, ऐसे कोई सिगरेट भी पी रहा था पकड़ के ऑडियंस से पीने लग जाता, हम बहुत मस्त माहौल में, हर चीज़ मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद, मतलब कि सिंगर को एज ए सिंगर बंदा पसंद करे, बट जो चीज़ें गलत, जैसे सिद्धू मूसेवाला के बीच में होता था कि थोड़ा गन्स वगैरह, इस मतलब किसी भी चीज़ को गलत वे में प्रमोट, मुझे इनका एटीट्यूड जो है कि बहन का रिश्ता वगैरह और वो सब कुछ, वो थोड़ा सा ऑफ था। तो ये एक इंसिडेंट हुआ जिसको हमने कहा डिस्कस कर लें
क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। वही कॉन्सर्ट था जहाँ पे आसिम अजहर का भी होता है, बहुत पता नहीं कॉन्सर्ट हो रहे हैं वहाँ पे, हसन रहीम भी थे। ये कुछ है ना वो पाकिस्तान बिगेस्ट कॉन्सर्ट रॉक्स रॉक्स को समथिंग, पता नहीं वो बहुत हर दिन कुछ हो रहा था, बहुत होने लग गए, बहुत ज्यादा होने लग गए। हर हफ्ते हसन रहीम कॉन्सर्ट कर देता कोई। हाँ, हसन रहीम इतनी वीडियोस आ रही थी, कभी कुछ कपड़े पहन के, वो भी मस्त माहौल मस्त चिल रहा है, उसके कहीं घूमता है, कपड़े में ही एफर्ट करते हैं, पहले करते थे शॉर्ट्स पहन के, कहीं जैकेट उतार के दे देते हैं, कुछ कर देते हैं, बहुत मस्तियां कर रहे हैं सारे। कॉन्सर्ट कल्चर बहुत आगे वक्त है, बहुत ज्यादा आगे, सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं सालों से। मुझे कॉन्सर्ट से बड़ा इससे मतलब कि ना डर लगता है कि जो बहुत ज्यादा पब्लिक होती है, ऊंची आवाज है, कुछ हो जाएगा, वो मुझे बहुत पसंद था। क्योंकि उसमें होता था कि एक मतलब कि एटलीस्ट आपको पता है कौन कौन है सब लोग, और छोटी जगह पे आपका बड़ा इंटीमेट सा एक उस तरह से होता था, गैदरिंग वो अच्छी होती थी, करते होते थे, lots of love for Farhad, lots of prayers also, तो वो करते होते थे, लीवाइस लाइव बड़ा होता था, वो अच्छा होता था। खैर अब कॉन्सर्ट कल्चर बहुत अच्छा चल रहा है, फिर इस तरह ग्राउडी स्टोरीज आती रहती हैं। मुझे लास्ट वो याद है बिलाल सईद वाला, बिलाल सईद मारता ना माइक, हाँ, और एक आयमा बेग के साथ भी कुछ हुआ था, पता नहीं से मैंने टैग बोला था, उसी कॉन्सर्ट में कुछ हुआ था पहले। वो राउडी बॉयज थे कोई पंजाब कॉलेज के, पंजाब कॉलेज में बहुत होता है, पंजाब कॉलेज आएगा ना टूर, देखो यार बदतमीजी करोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। फिर बहुत व्हाट्सएप फोरम में स्टोरीज आएंगी, आसिम जी भी सारे वो पंजाब कॉलेज वाले टूर में। लास्ट कौन से कॉन्सर्ट पे गई थी? मैंने कॉन्सर्ट खुद छोड़ दिए हुए हैं क्योंकि मुझे पब्लिकली नहीं जाना पसंद। मैंने तो कब को छोड़ दिया हुआ है, मुझे 1000 था, मेरे दोस्त भी कहते हैं चलो, मैं तो किसी कॉन्सर्ट में जाती हूं। याद नहीं आ रहा मुझे, वो याद आ रहा है कि जो इस तरह के लाहौर ईट वगैरह पे जो ऐसे लगे मुझे एक कॉन्सर्ट याद आ रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, मुझे नामों के सेंस नहीं बनी, ये नाम ये थे आतिफ असलम, शाजिया मंजूर, बहुत पुराना है, बहुत पुराना, जब फहद शेख थे बाहर 11 नंबर कर रहे थे। अच्छा नहीं वो, हाँ वो बहुत बड़ी बात, एक्सपो सेंटर में तेरा भी हुआ था ना, वो अच्छा होता था सीरियस। खैर एनी हम बहुत बिखरी बिखरी बातें कर रहे हैं, इसी नोट पे शो होता है खत्म। कुछ और बातें भी थी बट शो हमारा काफी जरा लंबा जा रहा था, गाने की बातें नहीं है, कुछ गानों की बात करेंगे, मेरे पसंद के गाने थे वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। और एक हादसा हुआ था जो गानों के साथ, कौन सा हादसा हम नहीं बता रहे, बस एक हादसा हुआ था, ठीक है, एक हादसा सीरियस था, हमने इसको थोड़ा, पर हादसे को लेके बहुत से सवाल थे मेरे दिमाग में, तो अच्छा हो गया अल्लाह पाक ने उनका हादसा ही रहने दो, अल्लाह पाक उनके साथ। नेक्स्ट वीक आप जाएंगे शो के साथ। अभी हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे व्हाट्स द 411।